अब आगे, अध्याय 51। क्या तुम मूर्ख हो या मैं मूर्ख हूँ? चू जिन की आंखें नीचे झुक गईं और उनमें उपहास का भाव झलकने लगा। उसी समय विश्वासघात के दर्द और स्वाद से उसका हृदय बुरी तरह से सिकुड़ गया। उसके मन में निराशा भर गई। वह जानती थी कि यह उसके शरीर में विद्यमान पूर्व आत्मा से ही होगा। हालांकि झाओ परिवार ने उसके पूर्ववर्ती के साथ बुरा व्यवहार किया था और वह जानती थी कि उन्होंने उसे केवल पैसे के लिए स्वीकार किया था। पूर्ववर्ती ने हमेशा झाओ परिवार को अपना एकमात्र सहारा माना था, लेकिन झाओ परिवार के बारे में क्या? उन्होंने न केवल उसका इस्तेमाल किया बल्कि उसके खिलाफ साजिश भी रची। उन्होंने उसकी जरा सी भी परवाह नहीं की और यहाँ तक कि बाहरी लोगों को उसे अपमानित करने की अनुमति भी दी। सबसे पहले उन्होंने पूर्ववर्ती को रसातल में धकेल दिया। अब उन्होंने उस एकमात्र विचार को भी जब्त करने की योजना बनाई जो चू लियान ने इस दुनिया में पीछे छोड़ दिया था। चाची, क्या चू कॉर्पोरेशन सचमुच मुश्किल में है? चू जिन ने ली रुयू की ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसकी मनमोहक आड़ू के फूल जैसी आंखें साफ और चमकदार थीं, जिनमें कायरता का जरा भी आभास नहीं था। वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रही थी। वह ली रुयू को एक और मौका दे रही थी। अगर वह अपने लालच को छोड़ने और सही रास्ते पर लौटने के लिए तैयार थी, तो कुछ चीजें थीं जिन्हें चू जिन को निर्णायक रूप से करने की आवश्यकता नहीं होगी। ली रुयू एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। चू जिन को थोड़ी घबराहट के साथ देख रही थी। वह अजीब सी भावना फिर से उसके अंदर घुस गई। ली रुयू जल्दी से संभल गई। उसके मुंह के कोने पर एक बनावटी मुस्कान तैर गई। देखो अपनी बच्ची, चू कॉर्पोरेशन ही एकमात्र विरासत है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हें छोड़ी है। तुम्हारी चाची तुम्हें ऐसी चीज़ों से कैसे धोखा दे सकती हैं? अपनी बात समाप्त करते हुए उसने आग्रह किया, जल्दी से कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दो, हम एक मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर चू कॉर्पोरेशन डूब गया तो तुम्हारे पिता ज़मीन के नीचे चैन से नहीं बैठेंगे, न ही तुम्हें माफ़ करेंगे। चू जिन ने अपने होठों को थोड़ा सा भींच लिया और चुप रही, बस ली रुयू को देखती रही। उसकी निगाहें ठंडी थीं, तलवार की तरह तेज। ली रुयू को इतना भयभीत कर दिया कि उसने जल्दी से अपनी पलकें नीचे कर लीं। चू जिन से सीधे नज़रें मिलाने में भी डर रही थी। वह सोच रही थी कि एक निकम्मे व्यक्ति की नज़र इतनी पैनी कैसे हो सकती है? क्या उस निकम्मे व्यक्ति ने कुछ गलत देखा है? आखिरकार इस निकम्मे व्यक्ति को उसने बड़ा होते देखा था। न केवल वह कुछ अक्षरों को ही मुश्किल से पहचान पाती थी, बल्कि वह 26 अंग्रेजी अक्षरों को भी नहीं पहचान पाती थी, तो वह भला क्या समझ पाती? ये सोचकर ली रुयू को थोड़ा और आराम महसूस हुआ। एक बार फिर चू जिन की ओर अपनी नज़रें उठाते हुए उसकी हमेशा की तरह दबंग नज़र वापस आ गई। उसकी आंखों में एक भयावह चमक झिलमिला उठी जब उसने कहा, तुम क्यों स्तब्ध हो रहे हो? जब मैं तुम्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहूँ तो तुम हस्ताक्षर कर दोगे? यदि यह पहले वाला चू जिन होता तो वह डर के मारे मर जाती और ली रुयू की बातों का आज्ञाकारी रूप से पालन करती। ली रुयू भी चू जिन की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, मिनट दर मिनट समय बीतता गया, लेकिन ली रुयू न केवल चू जिन के चेहरे पर डर का कोई संकेत देखने में विफल रही, बल्कि वास्तव में भावना की थोड़ी सी भी लहर नहीं थी। वह उसी उदासीन भाव के साथ बनी रही। क्या बात है? चू जिन ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। उनका स्वर तटस्थ था जब वह बोली, चाची, क्या आप इस नाटक को जारी रखने की योजना नहीं बना रही हैं? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसकी नज़र मेज पर रखे दस्तावेजों पर पड़ी। उसके मुंह के कोने पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, क्या आप सोचते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, या आप मूर्ख हैं? वह बहुत ही चमकदार और यहाँ तक कि बहुत ही घमंडी भी लग रही थी। नम्रता और डरपोकता का लेशमात्र भी नामो निशान नहीं दिखाई देता था। जैसे ही शब्द गिरे, ली रुयू का चेहरा पहले लाल, फिर नीला, फिर हरा हो गया, मानो वह बदलते रंगों का एक पैलेट हो। अंततः वह खुद को रोक नहीं सकी और अपना हाथ नीचे पटकते हुए चिल्लाई, अरे बेअदब कुत्ते! क्या तुम अपने बड़ों से ऐसे ही बात करते हो? चू जिन को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह जोर से हंसते हुए बोली, इसके लिए मुझे अपने चाचा और चाची को उनकी गहन शिक्षा के लिए धन्यवाद देना चाहिए। पूर्ववर्ती 11 साल की उम्र में झाओ परिवार में आई थी और झाओ दंपत्ति उसके संरक्षक थे। वह जो कुछ भी करती थी वह झाओ परिवार से गहराई से प्रभावित था, और जब ली रुयू ने उसे बदतमीजी के लिए अपमानित किया तो यह अप्रत्यक्ष रूप से उसका अपना अपमान भी था। ली रुयू इतनी गुस्से में थी कि वह कांप रही थी, ये समझने में असमर्थ थी कि यह निकम्मा इतना क्यों बदल गया है। जिस दिन चू जिन ने उससे 50 मिलियन युआन मांगे थे, वह दृश्य मेरे दिमाग में आ गया, एक ऐसी घटना जो आज की घटना से काफ़ी मिलती जुलती थी। और यह उसके डूबने की घटना के अगले दिन की बात है, जब इस निकम्मे ने 50 मिलियन युआन की मांग की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बड़ी आपदा से बचने के बाद उसमें पूर्ण परिवर्तन आ गया हो? ली रुयू ने अपने दिल की बेचैनी को दबाते हुए अपना अधिकार वापस लिया और धमकी देते हुए कहा, तुम्हें आज ही इन कागज़ों पर हस्ताक्षर करने होंगे, वरना अपने पिता की कंपनी के डूबने का इंतजार करो। चू जिन ने ली रुयू की ओर देखा और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, अगर मैं इस पर हस्ताक्षर करता हूं तो मुझे डर है कि चू कॉर्पोरेशन को अपना नाम और स्वामित्व बदलना पड़ेगा, है ना?
ली रुयू आश्चर्यचकित हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने अपना व्यवहार बदल दिया। मेरे बच्चे, ली रुयू ने बनावटी स्नेह से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो? नाम और स्वामित्व बदलने की बात तुम्हारी चाची को समझ नहीं आ रहा है। चू जिन ने मन ही मन ली रुयू के अभिनय कौशल की सराहना की। वह सचमुच स्क्रीन की रानी के योग्य थी। उसका चेहरा बदलने का अभिनय किताब पलटने से भी तेज था। चू जिन अब ली रुयू के साथ ये दिखावा जारी नहीं रखना चाहती थी, इसलिए उसने दस्तावेज उठाया और लापरवाही से पहला पन्ना पलटा। हम कंपनी ट्रांसफर एग्रीमेंट। चाची, निश्चिंत रहें, जब तक मैं यहाँ हूँ चू कॉर्पोरेशन हमेशा चू नाम ही रखेगा। आप और आपके रिश्तेदार इसे कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। उसके होठों का वह मोड़, चाहे आप उसे किसी भी तरह से देखें, वह बेशर्म था। और ली रुयू ने इसे जैसे भी देखा, यह उसकी आंखों में चुभ गया। वह क्रोध से कांप उठी, चू जिन की ओर इशारा करते हुए बेशर्म उचित शब्दों को उगलने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चू कॉर्पोरेशन पर कब्जा करने की बात करने की? ये कॉर्पोरेशन मूल रूप से हमारे लिंग र का था। अगर इतने सालों तक तुम्हारे चाचा और लिंग र का साथ न होता तो ये कॉर्पोरेशन कब का डूब गया होता। मैं तो बस लिंग र का हक वापस ले रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता रहा हूँ, कृतघ्न मत बनो। चू जिन ने ली रुयू को उपेक्षा से देखा और धीरे से बोला, जब मेरे पिता का निधन हुआ तो उन्होंने 80 मिलियन से ज्यादा की विरासत छोड़ी, और चू कॉर्पोरेशन की वर्षों की कमाई के साथ ये किसी विदेशी देश में एक पेशेवर सीईओ को जीवन भर के लिए नियुक्त करने के लिए काफ़ी है। उनकी प्रबंधन क्षमताएं मेरे चचेरे भाई से 100 गुना बेहतर होंगी। इतने सालों तक मेरे चचेरे भाई के प्रबंधन में कॉर्पोरेशन न सिर्फ सुधर नहीं पाया, बल्कि लगातार नीचे की ओर ही गया। शर्मिंदा होने के बजाय आप अभी भी कॉर्पोरेशन के प्रति लालची हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपका दिल बहुत बुरा है? जब चू लियान का निधन हुआ तो चून की उनकी पूर्ववर्ती अभी 18 वर्ष की नहीं हुई थी, इसलिए वह उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी नहीं बन सकी और उनकी सारी संपत्ति का प्रबंधन अभिभावकों द्वारा किया गया। और स्वाभाविक रूप से ये संरक्षक झाओ दंपति थे। ली रुयू की बातें गले में अटक गईं और थोड़ी देर बाद उसने गुस्से से कहा, इतने सालों के बाद आपने हमारे घर पर खाया है और हमारे घर में रहे हैं। आपके लिए इतना अकृतज्ञ होना एक बात है, लेकिन अब आपको यहाँ बकवास करने की हिम्मत है। क्या आपके पास ज़मीर नहीं है? ये सुनकर चू जिन को गुस्सा नहीं आया। वह हल्के से हंसी, सिर हिलाया और बोली, हाँ तुम ही तो हो जिसने इसे खाया है। अध्याय 52। मैं योग्य नहीं हूँ। ली रुयू मूर्ख नहीं थी, उसने चू जिन के शब्दों में निहित अर्थ तुरंत समझ लिया। दुनिया उल्टी हो गई होगी। दूसरों की दया पर जीने वाला एक दयनीय दरिंदा उसका अपमान करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वह एक धनी वर्ग की उच्च और शक्तिशाली महिला, उसे ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था, खासकर उस व्यक्ति से जिसे उसने हमेशा अपने अधीन रखा था। ली रुयू ने चू जिन को देखा। उसकी आंखों में एक भयावह और जहरीली नज़र थी, मानो वह उसे फाड़कर जिंदा खा जाना चाहती हो। उसने धमकी दी, अगर तुमने आज इस कागज़ पर दस्तखत नहीं किए तो मैं लिंग एयर से चू परिवार के साथ हुआ अनुबंध तोड़वा दूंगी। यद्यपि इस मूर्ख का स्वभाव काफ़ी बदल गया था और वह तीखा बोलने लगा था। आखिरकार जब बात व्यापार की आती थी तो वह अभी भी मूर्ख थी, बिल्कुल नासमझ। झाओ यीलिंग के बिना चू परिवार 3 दिनों में ही बिखर जाएगा। फिर दिवालियापन से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो मुझे आंटी को धन्यवाद देना चाहिए। चू जिन ने अपने होठों को थोड़ा मोड़ते हुए कहा, आखिरकार मेरे चचेरे भाई को हमारे चू परिवार को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देने के लिए। बिल्कुल सही, वह जल्द ही चू परिवार पर भी कब्जा करने की योजना बना रही थी। अगर उसने झाओ यीलिंग को और ज्यादा समय तक इसे संभालने दिया तो उसकी योजना के मुताबिक देर सवेर चू परिवार उसके हाथों खोखला हो जाएगा। हालांकि चू परिवार के वे पुराने लोग उसे एक योग्य उत्तराधिकारी के रूप में नहीं पहचान सकते थे। आखिरकार उसकी पिछली प्रतिष्ठा पूरे कैपिटल सिटी में फैल गई थी। कुछ दिनों बाद कैपिटल सिटी में एक जानी मानी विदेशी कंपनी द्वारा बोली सम्मेलन आयोजित होने वाला था। उसकी पिछली जिंदगी की याददाश्त में अंतिम ठेका शेन लिंक्डइन के शेन ग्रुप को मिला था, जिसने उस परियोजना के जरिए विदेशी बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। इस जन्म में वह शेन लिंक्डइन को वह अवसर नहीं देगी। वह व्यक्तिगत रूप से उस सहयोग समझौते को जीतने और चू परिवार पर आसानी से कब्जा करने का इरादा रखती थी, जिससे उन पुराने लोगों का पूरा समर्थन प्राप्त हो सके। चलते चलते वह शेन कबीले के विश्वास को भी चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी। इस जीवन में इस सहयोग समझौते के बिना वह ये देखने के लिए उत्सुक थी कि शेन कबीला विदेशों में अपना नाम कैसे बनाएगा। वह अपने पिछले जीवन की रंजिशों का थोड़ा थोड़ा करके बदला लेगी। ली रुयू इतनी गुस्से में थी कि वह लगभग सांस नहीं ले पा रही थी। उसने चू जिन की ओर अपनी उंगली उठाई। वह काफ़ी देर तक हकलाती रही लेकिन एक भी शब्द नहीं बोल सकी। ली रुयू के क्रोध से भरे व्यवहार के विपरीत चू जिन असाधारण रूप से शांत था। उसने हाथ बढ़ाया, मेज पर रखे दूध का गिलास एक ही बार में पी लिया और उसे खत्म करने के बाद उसने ली रुयू को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आपके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद आंटी। दूध बहुत स्वादिष्ट था। फिर अपना बैग उठाकर वह मुड़ी और चली गई।
उसका व्यवहार जितना संभव हो सकता था उतना क्रोधित करने वाला था। ली रुयू को ऐसा लग रहा था जैसे वह फट जाएगी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था, फिर भी उसके पास अपना गुस्सा निकालने का कोई रास्ता नहीं था। क्या हुआ, माँ? उसी समय झाओ यीलिंग भी दूसरी मंजिल से नीचे आया। तुम्हें किसने उकसाया? ये वही छोटी कुतिया है, ली रुयू ने दांत पीसते हुए कहा। वह मुझे पागल कर रही है। झाओ यीलिंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। अचानक उसे एक बुरा पूर्वाभास हुआ। क्या इसमें चूजिन शामिल है? क्या हुआ? क्या यह उस छोटी कुतिया की वजह से नहीं है? ली रुयू ने दांत पीसते हुए कहा और झाओ यीलिंग के साथ जो कुछ हुआ था उसे विस्तार से बताया। झाओ यीलिंग का चेहरा और भी गहरा होता गया, ली रुयू को एक प्रकार की असंतुष्ट दया से देखते हुए। माँ, आप बहुत चिंतित हैं। क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं इस मामले को खुद संभाल सकता हूँ? मैं चू जिन को स्वेच्छा से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करूंगा। वह चू जिन, जो एक मामूली सी सीढ़ी है, कितनी सक्षम हो सकती है? क्या वह स्वर्ग तक पहुंच सकती है? उसकी पूरी योजना उसकी अपनी अयोग्य माँ द्वारा अप्रत्याशित रूप से बर्बाद कर दी गई थी, और निराशा की बात यह थी कि वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकी। मैं बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ जो आपके लिए सबसे अच्छा है। ली रुयू ने थोड़ी शिकायत के साथ झाओ यीलिंग को देखा। माँ बस आपकी मदद करना चाहती थी। कौन जानता था कि उस छोटी कुतिया ने अचानक अपना स्वभाव बदल दिया। झाओ यीलिंग के चेहरे पर थोड़ी नरमी आई। मैं तुम्हें दोष नहीं देना चाहता। भूल जाओ, चू परिवार बस यही है। अगर यह चला गया तो जाने दो। उसके नेतृत्व के बिना चू कबीला जल्द ही दिवालिया हो जाएगा। तब तक ये निश्चित नहीं था कि चू कबीला किसका होगा। इसके अलावा मो परिवार से मिले सगाई के उपहार कई चू कुलों के बराबर थे। लिंगर, क्या हम उस छोटी कुतिया को चू कबीले पर इतनी आसानी से कब्जा करने देंगे? ली रुयू ने कहा, कुछ हद तक इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। झाओ यीलिंग ने घृणा से नाक भान से कुड़ी। उसकी आंखों में एक गहरा उपहास चमक उठा और तिरस्कार के साथ उत्तर दिया, चू कबीले पर कब्जा करना उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। कंपनी के वे पुराने लोग उसे इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। बस इंतजार करो, एक दिन वह हमसे भीख मांगने वापस आएगी। ली रुयू का चेहरा गुस्से से मुक्त हो गया और उसने अंततः खुद को शांत किया। बहुत संतुष्ट होकर सिर हिलाया। आप हमेशा चीजों के बारे में सोचती हैं, लिंग। एक सचमुच, उसकी अपनी बेटी कितनी चतुर थी। वह मूर्ख अपनी बेटी की एक छोटी उंगली से भी तुलना नहीं कर सकती। ओह ठीक है, जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो, ली रुयू ने कहा, मेरे साथ आओ, लिंग। एक मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। ये कहकर वह मुड़ी और ऊपर की ओर चली गई। झाओ यीलिंग ने भी उसका पीछा किया, हालांकि वह उलझन में था। ली रुयू सीधे बेडरूम में गई, फिर दरवाजा बंद कर दिया और अंत में उसे अंदर से बंद कर दिया। झाओ यीलिंग कुछ हद तक चकित था। माँ, आप क्या कर रही हैं? ये सब गोपनीयता। ली रुयू ने बेडसाइड टेबल से चाबियों का एक सेट लिया, तिजोरी खोलते हुए कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। ली रुयू ने बिना जल्दबाजी के तिजोरी का दरवाजा खोला, फिर एक प्राचीन शीशम की लकड़ी का बक्सा निकाला। नक्काशी बहुत ही उत्कृष्ट थी और एक नज़र में ही झाओ यीलिंग को पता चल गया कि यह कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ये प्राचीन लग रही थी, ऐसा कुछ जो उसने झाओ परिवार में पहले कभी नहीं देखा था। माँ, इसके अंदर क्या है? झाओ यीलिंग ने उत्सुकता से पूछा। ली रुयू ने कोई जवाब नहीं दिया और झाओ यीलिंग के पास शीशम का बक्सा ले आए और उसकी चौकस निगाहों के नीचे धीरे से ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन उठाया गया, झाओ यीलिंग का दिल उछलकर उसके गले तक आ गया। बॉक्स के अंदर एक क्रिस्टल क्लियर ब्लड जेड ब्रेसलेट था, जिसका शरीर किसी भी अशुद्धता से मुक्त था, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। झाओ यीलिंग को तुरंत उससे प्यार हो गया, उसकी आंखें तीव्र लालच से भर गईं। ली रुयू ने कंगन निकाला जो छूने पर ठंडा लगा, पसंद आया। ली रुयू के दिल में केवल झाओ यीलिंग ही इस तरह के शीर्ष श्रेणी के रक्त जेड कंगन के योग्य थी। चू जिन, वह बेकार इतनी उत्तम चीज का हकदार कैसे हो सकता है? झाओ यीलिंग ने खुशी से ब्लड जेड ब्रेसलेट लिया और उसे अपने हाथों में लेकर खेलने लगी। माँ, ये ब्रेसलेट काफी कीमती होगा, है ना? आपको ये कहाँ से मिला? इसे मो परिवार ने भेजा था और दावा किया था कि यह पारिवारिक विरासत है और उस छोटी सी कुतिया के लिए है। जब ली रुयू ने वह छोटी कुतिया शब्द सुने तो उसकी आंखों में एक भयानक चमक दौड़ गई। उसके लिए? झाओ यीलिंग ने सहजता से ब्लड जेड ब्रेसलेट को अपनी छाती से लगा लिया और घोर तिरस्कार के साथ बोली, उसके लिए? क्या वह इसकी हकदार है? अध्याय 53, झाओ कबीले की माँ और बेटी की योजना। ली रुयू की आंखों में उपहास की चमक थी। वह छोटी कुतिया निश्चित रूप से इसके लायक नहीं है। ये कुछ ऐसा है जो माँ ने विशेष रूप से तुम्हारे लिए रखा है। मो परिवार ने जो कुछ भी भेजा है उसे कुछ भी ले जाने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। झाओ यीलिंग ने घृणा से कहा, बिल्कुल। पहले उसे इसे पकड़ना होगा। वह बेकार व्यक्ति उसके लिए कदम रखने का पत्थर बनने के लिए पैदा हुआ था। हालांकि वह एक अमीर परिवार में पैदा हुई थी, फिर भी उसने पहली बार इतनी अच्छी क्वालिटी का जेड ब्रेसलेट देखा था। अगर उसने पहले ऐसा नहीं देखा था तो वह निकम्मा इंसान इसका हकदार कैसे हो सकता है?
माँ, क्या आपने कभी मो परिवार के मुखिया को देखा है? झाओ यिलिंग ने अचानक पूछा। मो परिवार व्यापार जगत के शिखर पर था। यदि मो परिवार का मुखिया युवा और अधिक सुंदर होता तथा शैतान नहीं होता तो वह उसके लिए उपयुक्त होता। अन्यथा वह उस बेकार व्यक्ति को लाभ नहीं उठाने देती। मो परिवार के उदार दहेज से ही उन्होंने इतना कुछ भेज दिया था। अगर चू जिन की शादी मो परिवार में हो जाए तो वह बहुत खुश होगी। ये सोचते हुए झाओ यिलिंग की आंखों में चिंता के भाव दिखाई दिए, क्योंकि उसने सोचा कि क्या चू जिन को उसकी जगह मो परिवार में शादी करने देना सही निर्णय था। क्या होगा अगर, जैसा कि बूढ़ी मैडम मो ने कहा था, अत्यधिक यिन वाली कोई लड़की मो परिवार के मुखिया पर लगे श्राप को रोक सके? क्या होगा अगर वह किसी आपदा से बच जाए? लिंगर, कोई और विचार मत करो। लीरुयू ने अपनी बेटी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, सब जानते हैं कि मो परिवार का मुखिया एक बूढ़ा आदमी है जो अपनी युवावस्था से गुजर चुका है। ऐसा व्यक्ति तुम्हारे योग्य कैसे हो सकता है? और क्या तुम अपने से पहले की 18 लड़कियों का अंत भूल गई हो? तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है। तुम्हारे पिता और मैं तुम पर भरोसा कर रहे हैं। तुम भ्रमित नहीं हो सकती। ऐसे मामलों में यह अच्छा है कि वह छोटी कुतिया तुम्हारे लिए आगे खड़ी है। अगर किसी को मरना भी है तो वो छोटी सी कुतिया ही होनी चाहिए। उसकी बेटी तो लोगों के बीच फीनिक्स बनने के लिए ही बनी थी। आखिरकार विशाल राजधानी शहर में कोई भी उसकी बेटी की बराबरी नहीं कर सकता था। माँ, आपके विचार कहाँ चले गए? झाओ यिलिंग ने डांटा, मेरा यह मतलब नहीं था। मुझे तो लगता है कि उस निकम्मे इंसान के लिए यह बहुत घटिया है। वह बिना किसी वजह के मो परिवार जैसे बड़े पेड़ पर आसानी से चढ़ सकती है। जरा सोचो, अगर वह सचमुच मो परिवार के मुखिया पर लगे श्राप को रोक पाती है, जैसा कि बूढ़ी मैडम मो ने कहा था, और वह तमाम मुश्किलों के बावजूद बच जाती है, तो क्या वह हमसे बदला लेगी? तब तक सिर्फ उस निकम्मे इंसान का ही नहीं बल्कि पूरे मो परिवार का हमें सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए झाओ यिलिंग का चेहरा उदास हो गया। आखिरकार 100 झाओ परिवार भी आधे मो परिवार की तुलना में नहीं हो सकते। ये तथ्य कि मो परिवार चू जिन को इतनी अच्छी चीजें देने को तैयार था, ये दर्शाता है कि वे उसे कितना महत्व देते थे। झाओ यिलिंग की बातें सुनकर ली रुयू भी थोड़ा चिंतित हो गया। आखिरकार उस छोटी कुतिया को संभालना पहले जितना आसान नहीं था। यदि वह वास्तव में मो परिवार में सुचारू रूप से विवाह कर लेती और मुख्य पत्नी का पद ग्रहण कर लेती तो झाओ परिवार का राजधानी शहर में शायद कोई स्थान नहीं होता। ली रुयू ने गुस्से से कहा, उसका मो परिवार तक पहुंचना तुम्हारे ही प्रभाव की वजह से है। अगर तुम न होते तो मो परिवार को उसके अस्तित्व का पता कैसे चलता? बात खत्म करते हुए उसने अफसोस जताया, मो परिवार के मुखिया को इतनी आसानी से कैसे कोसा जा सकता है? काश वो जवान होता तो तुम्हारे लायक भी नहीं होता, पर अफसोस उस छोटी कुतिया को ही लाभ होगा। माँ, झाओ यिलिंग ने ली रुयू की ओर देखा और अपना व्यवहार सीधा करते हुए गंभीरता से कहा, चू जिन को मो परिवार में सफलतापूर्वक शादी नहीं करनी चाहिए। एक को बच निकलने देने से बेहतर है कि गलती से 1000 को मार दिया जाए। चू जिन को इस दुनिया में छोड़ना हमेशा एक आपदा होगी। तुम्हारा क्या मतलब है? ली रुयू ने गला काटने का इशारा किया। झाओ यिलिंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, उनकी गहराई में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, भयावह और हड्डियों को कंपा देने वाली। जैसी माँ वैसी बेटी। ली रुयू स्वाभाविक रूप से झाओ यिलिंग की बात समझ गई। उसने झिझकते हुए कहा, क्या ये बुरा विचार नहीं है? मो परिवार ने तो उसे पहले ही स्वीकार कर लिया है, और सच तो यह है कि मो परिवार द्वारा भेजे गए उपहारों को छोड़ने में वह ज्यादा हिचकिचा रही थी। अगर चू जिन को कुछ हो गया तो क्या उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं हो जाएगी? वह अभी भी मो परिवार से बड़ा लाभ कमाने की उम्मीद कर रही थी। इसके अलावा झाओ यिलिंग की योजना जेड के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता थी, और वह अपनी बेटी की शादी उस मृत व्यक्ति की मांग में नहीं कर सकती थी। ऐसे समय में चू जिन उसके लिए धन का पेड़ था। वह न तो उन्हें पूरी तरह से नाराज कर सकती थी, न ही चू जिन को जरा सी भी गलती करने की इजाज़त दे सकती थी, अन्यथा उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। झाओ यिलिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, माँ, मत भूलना, मो परिवार का मुखिया एक पत्नी हत्यारा राक्षस है। यद्यपि वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन इससे लोगों को गर्मजोशी का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उनकी रीढ़ में सिहरन पैदा हो गई। वह शादी से पहले ये सुनिश्चित कर सकती थी कि चू जिन सुरक्षित रहे, लेकिन मो परिवार में पहुंचने के बाद उसे पता नहीं था कि क्या होगा। आखिरकार मो परिवार के मुखिया की प्रतिष्ठा व्यापक रूप से ज्ञात थी। यदि किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वह केवल चू जिन ही हो सकता है, क्योंकि उसने गलत घर में प्रवेश किया, गलत व्यक्ति से विवाह किया और गलत जीवन चुना। इस जीवन में वह उसके लिए एक कदम के पत्थर से अधिक कुछ नहीं थी। माँ, क्या मो परिवार की बूढ़ी मालकिन ने आज आपसे शादी की तारीख तय करने के बारे में बात की? झाओ यिलिंग ने पूछना जारी रखा। लिंग ए, ली रुयू ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसका स्वर संकेतात्मक था, तुम्हारा मतलब यह है कि? ली रुयू, जो कई वर्षों से धनी परिवारों के तौर तरीकों में डूबी हुई थी, उसने कौन सी योजना का उपयोग नहीं किया था?
इस समय वह झाओ यिलिंग के इरादों को तुरंत समझ गई। झाओ यिलिंग ने सिर हिलाया, ठीक है, तो अब मुझे शादी की तारीख जानने की जरूरत है जिस पर आपने मो परिवार के साथ सहमति जताई है। लिंगर, तुम में वाकई असाधारण प्रतिभा है। ये योजना अच्छी है। हम न सिर्फ मो परिवार के साथ आसानी से विवाह कर सकते हैं, बल्कि भविष्य में आने वाली समस्याओं को भी दूर कर सकते हैं, आलोचकों का मुंह बंद कर सकते हैं और किसी भी तरह के संदेह को अपने ऊपर आने से रोक सकते हैं। हालांकि थोड़ा रुककर ली रुयू ने आगे कहा, आज बूढ़ी मालकिन आई, लेकिन उन्होंने शादी की कोई खास तारीख नहीं बताई। उनकी बातों से लगता है कि वे उस बेचारी लड़की के हाई स्कूल से स्नातक होने तक इंतजार करना चाहती हैं। लगता है वे शिक्षा को बहुत महत्व देती हैं और उस बेचारी लड़की की पढ़ाई को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। अच्छा, झाओ यिलिंग ने सिर हिलाया, कठिन समय को जानना ही काफ़ी है। मैं डॉक्टर तियान लुओ को ढूंढूंगा, उनके पास कोई रास्ता होगा। इसके साथ ही उसने अपनी कलाई पर ब्लड जेड ब्रेसलेट पहन लिया। उसकी गोरी त्वचा पर रक्त लाल रंग का कंगन बहुत ही आकर्षक और विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला था। इसके अलावा ये ब्रेसलेट कलाई पर ठंडक प्रदान करता था, जिससे ये चिलचिलाती गर्मी में पहनने के लिए अविश्वसनीय रूप से उपयुक्त था। ली रुयू ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, लिंगर, तुम उस ब्रेसलेट के साथ बहुत सुंदर लग रही हो, ऐसा लगता है जैसे ये तुम्हारे लिए ही बनाया गया हो। ली रुयू की प्रशंसा सुनकर झाओ यिलिंग अपने हाथ उठाने से खुद को रोक नहीं सकी और ब्लड जेड ब्रेसलेट को करीब से देखने के लिए अपने सामने रख लिया। पर्दे नहीं खींचे गए थे, जिससे बाहर से कुछ सूर्य की रोशनी अंदर आ रही थी। सूरज की रोशनी में ब्लड जेड ब्रेसलेट चमकदार लाल रंग में चमक रहा था। गौर से देखने पर उसके अंदर खून की धारियां ऐसी लग रही थीं मानो सचमुच ब्रेसलेट में से बह रही हों। ऐसा खजाना शायद दुनिया में ऐसा दूसरा कोई नहीं था। तभी उस शांत स्थान में संक्षिप्त संगीतमय स्वरों की ध्वनि गूंज उठी। झाओ यिलिंग ने अपने विचार समेटे और मेज से फोन उठाया। यह एक संदेश चेतावनी टोन था। स्क्रीन स्वाइप करने के बाद उसके मुंह के कोने एक स्पष्ट चाप में मुड़ गए, जो घमंड और शर्म का मिश्रण था। उसे इस तरह देखकर ली रुयू ने कुछ संदेह के साथ पूछा, ये कौन है? तुम्हें देखो, सब ऐसे खुश हो। अध्याय 54 विजिट। झाओ यिलिंग ने अपने दिल में उत्साह को दबाने की कोशिश की और यथासंभव शांत स्वर में बोलने की कोशिश की, ये ली हांजियांग है। उसकी आंखें रोशनी से चमक उठीं। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ली हांजियांग उसे बाहर चलने के लिए पूछने की पहल करेगा, खासकर तब जब उस रात के बाद उसके और ली हांजियांग के बीच कोई और बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा उसने और ली हांजियांग ने फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान नहीं किया था। अब ली हांजियांग सक्रिय रूप से उससे संपर्क कर रहा था, जिससे उसके इरादे बिल्कुल स्पष्ट हो गए थे। राजधानी शहर का सबसे सम्मानित व्यक्ति उससे संपर्क कर रहा था और झाओ यिलिंग को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल अब उसका अपना नहीं रहा। ली रुयू मुस्कुराना बंद नहीं कर सका, तो श्री ली ने क्या कहा? वह जानती थी कि उसकी बेटी का आकर्षण अप्रतिरोध्य है। राजधानी में उसकी बेटी की उत्कृष्टता को कौन मात दे सकता था? झाओ यिलिंग ने गहरी सांस ली। उसके गालों पर 2 लाल धब्बे पड़ गए। माँ, उसने कहा कि वह रविवार को हमारे घर आना चाहता है और मुझसे पूछा है कि क्या यह आपके लिए सुविधाजनक होगा। ली हांजियांग व्यक्तिगत रूप से यात्रा करना चाहते हैं। ये रहस्योद्घाटन इतना भारी था कि ली रुयू को थोड़ा चक्कर आ गया। एक क्षण बाद उसने अपना संयम पुनः प्राप्त किया और उत्साहित होकर कहा, सुविधाजनक, बहुत सुविधाजनक। मैं अभी तुम्हारे पिता से कहूंगी कि वे रविवार की अपनी सारी योजनाएं रद्द कर दे ताकि हम श्रीली का उचित ढंग से मनोरंजन कर सकें। ली हांजियांग एक सच्ची शक्ति थी, इसलिए कुलीन महिलाओं के समूह में कोई भी उसे नीची नज़र से देखने का साहस नहीं कर सकता था। कुलीन महिलाओं के सामाजिक दायरे में प्रत्येक का अपना क्षेत्र था, जो मिलकर एक बड़ा दायरा बनाते थे। कुलीन महिलाओं का तथाकथित समूह तुलना पर आधारित है। पति, त्वचा देखभाल उत्पादों, धन, बच्चों की तुलना। जो भी तुलना में जीतता है वह चक्र में सबसे अलग, जीवन में विजेता बन जाता है। और सभी कुलीन महिलाओं के बीच ईर्ष्या का विषय। उस मंडली में ऐसे कई लोग थे जिनसे ली रुयू को बहुत नफरत थी, लेकिन वह उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। अब से ली हांजियांग उसका दामाद बनने वाला था और फिर वह कुलीन महिलाओं के बीच आज़ादी से घूम सकेगी। कौन उसके खिलाफ एक शब्द भी कहने की हिम्मत करेगा? इसके बारे में सोचकर ली रुयू और भी उत्साहित हो गई। ली रुयू के बेकाबू उत्साह के विपरीत झाओ यिलिंग अपेक्षाकृत शांत थी। उसने सिर हिलाया, तो माँ, आप तैयार हो जाए। मैं पहले डॉक्टर तियान लुओ से मिलने जा रही हूँ। झाओ यिलिंग ने अपना फ़ोन जेब में रख लिया और ली हांजियांग के संदेश का तुरंत जवाब नहीं दिया। इस समय उसे स्पष्ट सोच रखने की जरूरत थी और खुद को खुशी से अभिभूत नहीं होने देना था। ली हांजियांग जैसे व्यक्ति के साथ आप बहुत ज़्यादा बेताबी से पीछा नहीं कर सकते थे। आपको उसके साथ थोड़ा संयमित रहना पड़ता था, कभी कभी ठंडेपन से उदासीनता भी बरतनी पड़ती थी। आखिरकार जो आप नहीं पा सकते वह हमेशा आपकी इच्छा को जगाता रहता है। जो चीज़ आसानी से प्राप्त हो जाती है उसे अक्सर सहज ही मान लिया जाता है। सभी मनुष्यों में ये हीन स्वभाव होता है।
इसके अलावा लिहांजियांग जैसे धनी व्यक्ति के सामने महिलाएं हर दिन नदी पार करने वाली काप मछलियों की तरह खुद को उनके सामने फेंक देती थीं। वह प्रवाह का अनुसरण नहीं कर सकती थी, उसे इसके विपरीत करना पड़ा। लिहांजियांग को ये बताना पड़ा कि वह उन अश्लील और सस्ती महिलाओं से अलग है। तारांकन तारांकन साउथ ब्रिज नम.2 मिडिल स्कूल में कक्षा 10 लंच ब्रेक के दौरान मियाओ शिनरान अपना सेल फोन पकड़े हुए थी और गेम खेलते हुए उसका चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। दूसरी ओर चूजिन एक चुनौतीपूर्ण गणित समस्या से जूझ रहा था। तभी तियान लुओ अंतरिक्ष से जी ने चेतावनी दी, जिन सिस्टम ने पता लगाया है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नुकसान पहुंचाओगे? चूजिन ने भौहें उठाईं। कौन? पिछला चूजिन बहुत डरपोक था, हमेशा दूसरों द्वारा धमकाया जाता था और उसके पास प्रतिरोध करने की कोई ताकत नहीं थी। पुनर्जन्म के बाद ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि उसने किसी को नाराज किया हो। चूजिन वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकती थी जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहेगा। जी ने एक रहस्यमय अभिव्यक्ति के साथ सिर हिलाया। हाँ, और सिर्फ एक ही नहीं, उनकी दुश्मनी का स्तर 90% से अधिक है। चूजिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। इतना गंभीर? क्या तुम पहचान सकती हो कि यह कौन है? 90% शत्रुता का स्तर, जो स्पष्ट रूप से हत्या के इरादे का संकेत देता है। जी ने अपना सिर हिलाया। सिस्टम में अभी तक उस उच्च स्तर की पहुंच नहीं है, लेकिन यदि आप सिस्टम को अपग्रेड करने पर विचार करते हैं तो यह उस क्षमता को अनलॉक कर सकता है। जरूर, चलो अपग्रेड करते हैं, चूजिन ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया। आखिरकार उसकी जान खतरे में थी, क्योंकि जब वह बेनकाब हो रही थी तब उसके दुश्मन छिपे बैठे थे। जी ने मसालेदार तरबूज के बीजों का एक पैकेट खोला और उत्साहित होकर कहा, अपग्रेड करने में विश्वास मूल्य का 20% खर्च होता है। जिन, हमें कितने स्तर तक अपग्रेड करना होगा? चूजिन ने सोच विचार कर उसकी ठुड्डी को छुआ। छोड़ो भी, चलो अभी अपग्रेड नहीं करते। जी, अगर मेरा मेज़बान बहुत कंजूस हो तो मुझे क्या करना चाहिए? बेचैनी से ऑनलाइन इंतजार कर रहा हूँ। तारांकन कुछ देर तक उदास रहने के बाद जी तेजी से वापस लौटा और हवा में खरबूजे के बीज चटकाने लगा। वह तेजी से आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक वह रुक गई और दूर की ओर देखने लगी। उसका चेहरा ऐसा था कि वह अब और सहन नहीं कर सकती थी। चूजिन ने भी उत्सुकता से उस दिशा में देखा जिस ओर जी देख रहा था। उसने एक पुरुष सहपाठी को कूड़ा फेंकते और अपनी सीट की ओर वापस जाते देखा। कुछ भी खास नहीं, चूजिन ने उत्सुकता से पूछा। तुम क्या देख रहे हो? जी ने गुस्से से कहा, यह बहुत परेशान करने वाली बात है। जिस आदमी ने दही पी लिया उसने ढक्कन तक नहीं चाटा। ये कितनी बर्बादी है? चूजिन ने हैरान होकर कहा। क्या मैं इसे उठाकर आपके लिए चाट लूं? जी ने गुस्से से कहा। जिन, तुम बदल गए हो। चूजिन ने भौहें उठाईं। नहीं, ये तुम हो जो बदल गए हो। तभी एक व्यक्ति आया और उसके पास रुक गया। एक स्पष्ट अंगुलियों वाले हाथ ने उसके सामने अंग्रेजी का एक पेपर रख दिया। उसी समय एक जांचती हुई नज़र चूजिन पर पड़ी। ये द्वेष रहित, अधिक जिज्ञासापूर्ण और मूल्यांकनपरक था। चूजिन ने सहज ही ऊपर देखा और एक लंबा और पतला व्यक्ति देखा, जिसके सुंदर सुस्पष्ट चेहरे की बनावट और हल्की मुस्कान थी, जिससे कुछ कुछ युवापन झलक रहा था। ये झांग फांगई था, जो उनकी कक्षा का अंग्रेजी प्रतिनिधि था। एक खुशमिजाज और मददगार लड़का था जिसे बास्केटबॉल बहुत पसंद था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी थी और कक्षा की कई लड़कियां मन ही मन उस पर मोहित थीं। सहपाठी चू, झांग फांगई ने विनम्रता से कहा, अंग्रेजी शिक्षिका चाहती हैं कि तुम उनके कार्यालय में आओ। ठीक है, धन्यवाद। चूजिन ने सिर हिलाया और कार्यालय की दिशा में चलने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही चूजिन चले गए, मियाओ शिनरान ने अपना फोन नीचे रखा, झांग फांगई को कॉलर से पकड़ लिया और पूछा, सुश्री, वो अचानक हमारे जिन से क्या चाहती हैं? मियाओ शिनरान हमेशा स्पष्टवादी थीं और जैसा कि वह कहती थीं, हम सभी जियांगो के बच्चे हैं, उत्साही व्यक्ति हैं, ऐसे तुच्छ व्यवहार से क्यों परेशान हो? लेकिन झांग फांगई अलग थे। वह हमेशा एक अच्छे व्यवहार वाले और विद्वान छात्र थे। वह पहले कभी किसी सहपाठी के इतने करीब नहीं आया था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह हकलाते हुए बोला, मुझे पता नहीं। कक्षा 10 से कार्यालय तक जाने के लिए कक्षा 9 और एक लंबे गलियारे से गुजरना पड़ता था। कार्यालय इसके अंत में था। जब चूजिन गलियारे से गुजर रही थी, उसने लियुइक को कार्यालय से बाहर आते देखा। चूजिन को देखते ही उसकी आंखों में विजय की स्पष्ट झलक थी। जैसे ही वह चूजिन के पास से गुजरी, उसने ऐसी आवाज में फुसफुसाया जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, चू कचरा, मैं तुम्हें बता दूंगी कि मुझे अपमानित करने का क्या परिणाम होगा। लियुइक की आंखों में गहरी द्वेष भावना झलक रही थी, जिसमें थोड़ी उत्तेजना भी थी। बोलने के बाद वह अपना सिर ऊंचा करके और छाती बाहर निकालकर आगे बढ़ गई। अध्याय 55 मैच। चूजिन के पास भी शब्द नहीं थे। अगर आज उसकी मुलाकात लियुइक से न हुई होती, वह अपने अस्तित्व के बारे में पूरी तरह से भूल गई होगी। वह युवा लड़कियों के बीच होने वाले छोटे मोटे झगड़ों को कभी गंभीरता से नहीं लेती थी।
इसके अलावा लियू येके के विजयी चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने चू जिन पर कुछ गंदगी फैला रखी हो। लेकिन ये किस प्रकार की गंदगी हो सकती है? चू जिन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कार्यालय की ओर चलना जारी रखा। कार्यालय का दरवाजा खुला था और शिक्षक वो का ध्यान पेपरों की ग्रेडिंग पर था। दरवाजे पर खड़े होकर चू जिन ने अपना हाथ उठाया और दस्तक दी। आवाज सुनकर अंग्रेजी शिक्षक ने सहज ही दरवाजे की ओर देखा, एक क्षण के लिए रुक गए और फिर तुरंत वास्तविकता में वापस आ गए। अंदर आइए। दरवाजे पर खड़ी लड़की रोशनी के सामने खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह साफ नहीं था, उसका शरीर दुबला पतला फिर भी आकर्षक था। साधारण स्कूल यूनिफॉर्म के बावजूद वह अपने आसपास की अद्भुत सुंदरता को छिपा नहीं पा रही थी। कदम दर कदम वह अंदर की ओर बढ़ती गई। बैकलाइट से अस्पष्ट हुई सुंदर विशेषताएं अधिक से अधिक स्पष्ट होती गईं। शिक्षिका वो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आगंतुक चू जिन होगा। इस छात्र को उन्होंने लगभग 3 वर्षों तक मार्गदर्शन दिया था। यद्यपि वह उसे लगभग 3 वर्षों से जानती थी, लेकिन शिक्षिका वो को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उससे अभी अभी मिली हो। इतना अपरिचित फिर भी इतना परिचित। वह अंग्रेजी की शिक्षिका और कक्षा 10 की प्रधानाध्यापिका थीं। वह अपनी कक्षा के प्रत्येक छात्र की पृष्ठभूमि से भली भांति परिचित थी। उसके दिल में छात्र चू जिन के बारे में प्रशंसा करने लायक कुछ खास नहीं था। महत्वाकांक्षा की कमी, प्रतिभा की बर्बादी, एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का, एक बेकार और निकम्मा, एक ऐसा आदर्श जो उसके लिए पर्यायवाची लगता था। एक योग्य शिक्षिका होने के नाते उनके लिए ऐसे छात्र को पसंद करना असंभव था। ... सुश्री वो, आप मुझसे मिलना चाहती थीं। वह सोच ही रही थी कि चू जिन मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। उसके शब्दों पर टीचर वू ने अनजाने में अपना चश्मा ठीक करने के लिए हाथ बढ़ाया। हम पहले बैठ जाए। उसने अपने बगल में रखी कुर्सी की ओर इशारा किया। चू जिन हल्के से मुस्कुराया। मैं खड़ा हो सकता हूँ? कृपया आगे बढ़ें और मुझे बताएं कि आपको क्या कहना है, सुश्री वू। बिना किसी देरी के शिक्षिका वू ने मुड़कर अपनी मेज पर रखे ढेर के नीचे से 3 परीक्षा पत्र निकाले। प्रत्येक परीक्षा पत्र के शीर्ष पर नाम वाले भाग में छोटी लिपि में 2 अक्षर सुंदरतापूर्वक लिखे गए थे, जो साफ सुथरे और सावधानीपूर्वक लिखे गए थे, सुंदर और सम्मित तथा आंखों को भाने वाले। उन्होंने चू जिन पढ़ा। आपने प्रत्येक परीक्षा पत्र पर केवल एक निबंध प्रश्न ही क्यों किया? सच कहूं तो टीचर वू जब पहली बार ये पेपर देख रही थी तो चौंक गई थीं। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हमेशा खाली पेपर जमा करने वाला एक छात्र अचानक कलम उठा लेगा। इसके अलावा उसने प्रत्येक पेपर पर केवल पढ़ने की समझ वाले भाग का ही उत्तर दिया, और लिखावट त्रुटिहीन थी। प्रत्येक स्ट्रोक सुंदरता से भरा था, एक भी गलती नहीं थी। चू जिन ने सहजता से अपने माथे से बालों का एक गुच्छा हटाया और लापरवाही से कहा, क्योंकि अन्य प्रश्न बहुत आसान थे। उसका स्वर उदासीन था, लेकिन उसके शब्दों में अहंकार झलक रहा था। उसके व्यवहार में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी। शिक्षक वू ने थोड़ा सा मुंह बनाया और फिर एक परीक्षा पत्र पर खाली जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, आपके पास 20 मिनट हैं। इस क्लोज पैसेज को पूरा करें। पठन बोध परीक्षा का सबसे कठिन भाग है। इसमें शब्दों के अर्थ और लेखक के विचारों को सटीक रूप से समझने के लिए अंग्रेजी शब्दावली और पठन कौशल का निरंतर संचय आवश्यक है। यदि एक भी शब्द गलत समझा गया तो लेखक का इच्छित संदेश भी गलत समझा जा सकता है। चू जिन नामक छात्रा जो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी 26 अक्षरों को भी नहीं पहचान सकती थी, वह पठन बोध को कैसे पूरा कर सकती थी? यह अधिक संभावना थी कि वे शब्द चू जिन को मालूम थे, न कि इसके विपरीत। बिना किसी हिचकिचाहट के चू जिन ने शिक्षक वो के हाथ से परीक्षा पत्र लिया, डेस्क से कलम उठाया, कागज पर नजर डाली और फिर उसके पास बैठ गया। इसके बाद पेन की निब के कागज पर रगड़ने की स्विश 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 की आवाज आई। शिक्षक वू ने फिर चू जिन की ओर नहीं देखा, बल्कि अपने पास रखा खाली कप उठाया, खड़े हुए और पानी निकालने वाली मशीन की ओर चल दिए। जब तक शिक्षक वो पानी वापस लाए, चू जिन ने लिखना समाप्त कर लिया था। वह खड़ा हो गया और बहुत विनम्रता से बोला, गुरुजी, मैंने लिखना समाप्त कर दिया है। कृपया मेरे लिए इसकी जांच करें। वह 3 मिनट से भी कम समय में समाप्त हो गया। टीचर वू की आंखों में निराशा की एक झलक दौड़ गई। सच में उन्होंने चू जिन से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी थीं। आखिर वह 18 साल से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी। उसे उससे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी। किस्मत की तो बात ही छोड़िए। ये संभव है कि मियाओ शिनरान की मदद से उसे पहले ही पढ़ने की समझ आ गई हो। यहाँ तक कि परीक्षा पत्र पर लिखी लिखावट भी उसकी नहीं हो सकती। इतनी सुंदर लिखावट ये चू जिन की कैसे हो सकती है? एक साधारण व्यक्ति जो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों को भी पूरी तरह से नहीं पहचानता। शिक्षक वू ने चू जिन के हाथ से परीक्षा पत्र लिया और उस पर संक्षिप्त नजर डाली। बस उस नज़र से ही वह दंग रह गई। वही लिखावट और एक भी गलती नहीं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने 3 मिनट से भी कम समय का उपयोग किया। टीचर वू को अपने चेहरे पर चुभन महसूस हुई। थोड़ी देर बाद शिक्षक वू ने अंततः अविश्वसनीय स्वर में चू जिन की ओर देखा।
तुमने पहले हमेशा खाली कागज क्यों जमा किए हैं? वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि समस्याओं को कैसे हल करना है, फिर भी वह हमेशा खाली कागज प्रस्तुत करती थी। उसमें स्पष्टतः महान प्रतिभा थी, लेकिन उसका नाम एक निकम्मी साधारण लड़की का था। यद्यपि यह व्यक्ति उसके ठीक सामने था, लेकिन अध्यापिका वो को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वह पहुंच से बाहर है, जैसे कि वह क्षितिज पर थी। अभेद्य और भी अधिक अस्पष्ट। अपने 10 साल से अधिक के अध्यापन कार्य में उन्होंने ऐसा छात्र कभी नहीं देखा था। क्योंकि यह मज़ेदार है, चू जिन ने एक चंचल अमीर बच्चे के व्यवहार को बखूबी चित्रित किया। मज़ा, अपनी योग्यताओं को छिपाना और मनोरंजन के लिए अपने शैक्षणिक भविष्य के साथ जुआ खेलना। शिक्षक वो के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। फिर उसने पूछा, तो अब आप खाली कागज क्यों नहीं जमा करते? क्योंकि कॉलेज प्रवेश परीक्षा नज़दीक आ रही है। चू जिन की अभिव्यक्ति कुछ उदास थी। मेरे पिता, जब वे जीवित थे, आशा करते थे कि मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी में प्रवेश पा सकूं। कैपिटल यूनिवर्सिटी चीन मुख्य भूमि पर एक प्रसिद्ध संस्थान है। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे स्थान पर है। यदि यह अतीत होता, तो चू जिन को ऐसी बात कहते हुए सुनकर शिक्षक वो निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के उपहास करते। पर अब शिक्षक वो ने सिर हिलाया, चू जिन के कंधे पर थपथपाया और आह भरते हुए कहा, अब से कड़ी मेहनत करो। चू जिन ने भी सिर हिलाया, फिर धीरे से पूछा, शिक्षक वो, अगर और कुछ नहीं है, तो क्या मैं कक्षा में वापस जा सकता हूँ? रुको, एक और बात है। शिक्षिका वू ने मन ही मन सोचा, अगले महीने स्कूल में त्रिवार्षिक अंग्रेजी बोलने की प्रतियोगिता होने वाली है और हमारी कक्षा के लिए एक स्लॉट खाली है। अभी अभी लियू ये के आई थी और उन्होंने आपको इस साल की प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दी है। प्रथम स्थान पाने वाले को एक अच्छा इनाम मिलेगा, जबकि अंतिम स्थान पाने वाले को निष्कासित कर दिया जाएगा। ये सिफारिश अच्छी लगी। वास्तव में ये पहले ही तय हो चुका था। प्रतिभागियों की सूची लियू ये द्वारा प्रस्तुत की जा चुकी थी। लियू ये के केवल नोटिस देने आई थी, और यद्यपि वह प्रधानाध्यापिका थी, फिर भी इस मामले में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, क्योंकि लियू ये के पिता प्रधानाचार्य थे। चू जिन ने भौहें उठाईं, स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित। मैं भाग लूंगा। पिछली चू जिन स्कूल में कमज़ोर के रूप में जानी जाती थी, और उससे भी ज़्यादा एक नादान लड़की के रूप में जो अंग्रेज़ी वर्णमाला के 26 अक्षर भी ठीक से नहीं पहचान पाती थी। उसे अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहना, स्कूल के सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने उसे जानबूझकर शर्मिंदा करने जैसा था, है ना? उनकी पूर्ववर्ती की योग्यताओं के कारण अंतिम स्थान पर आना निश्चित था। ये स्पष्ट रूप से उसे निशाना बनाने, उसे इस स्कूल से गायब करने और ऐसा सबसे अपमानजनक तरीके से करने के लिए जानबूझकर किया गया कृत्य था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब वे अभी मिले तो लियू ये के इतने आत्मसंतुष्ट दिख रहे थे। अध्याय 56, परेशानी खड़ी करना। सुश्री वू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, आपके भाग लेने के लिए। चू जिन के पिछले प्रदर्शन को देखते हुए त्रिवार्षिक अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में उनका भाग लेना वस्तुतः एक कल्पना थी। लियू ये के प्रिंसिपल की बेटी थी और स्कूल में उनका रुतबा बहुत ऊंचा था। यहाँ तक कि कुछ शिक्षकों को भी उनका सम्मान करना पड़ता था, वरना उन्हें नाराज करने पर स्कूल से नौकरी से निकाले जाने का खतरा हो सकता था। सुश्री वू उसे अपमानित नहीं कर सकती थी, इसलिए उनके पास लियू ये के अनुचित अनुरोध को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन कक्षा के सम्मान के सामने सुश्री वो पूरी तरह से समझौता नहीं कर सकती थी और दूसरों को कक्षा 10 को नीची नज़र से देखने की अनुमति नहीं दे सकती थी। चू जिन द्वारा पहले जमा किए गए टेस्ट पेपर के कारण सुश्री वो को उनसे कुछ उम्मीदें थीं और उनके मन में कुछ हद तक इच्छाधारी सोच भी थी। इसलिए उसने अपनी वास्तविक क्षमताओं की जांच करने के लिए चू जिन को बुलाया था। यदि चू जिन वास्तव में एक निराशाजनक मामला था, तो वह उसे स्वेच्छा से स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर करने का कोई रास्ता खोज लेगी, जो सभी शिक्षकों और छात्रों के सामने अपना चेहरा खोने से बेहतर होगा। हालांकि अब ऐसा लग रहा था कि इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। मैं भाग ले रहा हूँ। चू जिन मुस्कुराया, सुश्री वो, क्या आपको डर नहीं है कि मैं कक्षा 10 को बदनाम कर दूंगा? स्कूल को त्रिवार्षिक अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता को गंभीरता से लेना चाहिए। वे लियू ये के को अपनी मनमानी कैसे करने दे सकते थे? एक प्रसिद्ध निकम्मे छात्र का प्रतियोगिता में भाग लेना न केवल चू जिन के लिए एक व्यक्ति के रूप में, बल्कि उसकी कक्षा और शिक्षकों के लिए भी शर्म की बात होगी। स्पॉटलाइट के नीचे एक मंच पर उन्होंने न केवल स्वयं का बल्कि एक टीम, एक वर्ग के सम्मान का प्रतिनिधित्व किया। ऐसा लग रहा था कि लियू ये के सचमुच उससे इतनी नफरत करती थी कि उसने ऐसा कुछ किया। क्या उसके पिता को इस बारे में पता था? मुझे पहले भी यह चिंता थी। सुश्री वू ने अपने विचार नहीं छिपाए और स्पष्ट रूप से बोली, मैंने तो आपको सीधे ही स्कूल से बाहर करने के बारे में भी सोचा था। आखिरकार आप पूरी कक्षा 10 का प्रतिनिधित्व करते हैं। बोलते हुए उसने बहुत क्षमा याचना करते हुए कहा, मैं अपने पिछले व्यवहार के लिए, आपको अनदेखा करने के लिए, ये सोचने के लिए कि चू जिन धूल में ढके मोती की तरह था। अगर उसने पहले इस बच्चे पर अधिक ध्यान दिया होता तो शायद। सुश्री वू, आप बहुत गंभीर हैं। चू जिन ने सुश्री वू की ओर देखा और हल्के से कहा, यह रास्ता मैंने खुद चुना था, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
सुश्री वो मुस्कुराईं, उनकी आंखों में प्रशंसा के भाव थे। ठीक है, अब वापस जाओ और 8 मिनट का भाषण तैयार करो। प्रतियोगिता अगले महीने की 8 तारीख को है। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चू जिन ने सिर हिलाया, ठीक है। फिर वह मुड़ी और चली गई। ओह, ठीक है, सुश्री वू ने चू जिन को पुकारा जैसे कि उसे अभी कुछ याद आया हो। चू जिन ने पीछे मुड़कर देखा, सुश्री वू क्या कुछ और है? सुश्री वू ने आह भरते हुए याद दिलाया, भविष्य में जब भी तुम लियुविके से मिलो उससे दूर रहने की कोशिश करना। कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसलिए उसे नाराज़ करना नुकसानदेह होगा और इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। चू जिन मुस्कुराया, धन्यवाद शिक्षक। पिछले जीवन में उसकी दयालुता और कम प्रोफाइल के कारण उसे घातक विश्वासघात का सामना करना पड़ा था। इस जीवन में वह फिर से वही गलती नहीं करना चाहती थी। यदि कोई उसे अपमानित नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि कोई करता तो वह 10 गुना अधिक प्रतिशोध लेती। कक्षा 10। जब चू जिन कक्षा में वापस आकर बैठ गया तो म्याओ शिनरान ने झुककर पूछा, जिन सुश्री वो आपसे क्या चाहती थीं? चू जिन ने अपनी नोटबुक निकाली और एक अलग स्वर में बोली, कुछ खास नहीं, बस मुझे हमारे स्कूल की त्रिवार्षिक अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना है। हे भगवान! म्याओ शिनरान ने आश्चर्य से अपना हाथ मेज पर पटक दिया। वह तुम्हें अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कह रही है? सुश्री वो तो वाकई हंगामा मचा रही हैं। एक ऐसे छात्र को जो वर्णमाला के 26 अक्षरों में भी अंतर नहीं बता सकता था, इतनी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहना वास्तव में हलचल मचाने वाली बात थी। चू जिन ने अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया और धीमे स्वर में कहा, जो चीजें भड़का रही है वह सुश्री वो नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? म्याओ शिनरान ने कुछ उलझन के साथ चू जिन की ओर देखा। ये लियुविके है, शायद उसे पिछली बार की नाराजगी अभी भी याद है। चू जिन ने बेपरवाही से कहा, सुश्री वो के अनुसार सूची जमा कर दी गई है। अंतिम स्थान वाले को बाहर होना पड़ेगा। ये सुनकर म्याओ शिनरान का चेहरा गुस्से से भर गया। लियुविके वाकई नीच है, पर्दे के पीछे ऐसी घिनौनी चालें चल रही है। उसे एक निष्पक्ष लड़ाई मिलनी चाहिए। स्कूल में दुर्व्यवहार करने के लिए अपने पिता के प्रिंसिपल होने पर भरोसा करते हुए साउथ स्कूल नंबर 2 जल्द ही उसके हाथों बर्बाद हो जाएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने चू जिन का हाथ पकड़ लिया और बाहर निकलते हुए बोली, चलो जिन, चलो प्रिंसिपल से बात करते हैं। जिन की देशभक्ति के स्तर को देखते हुए यह आश्चर्य की बात होगी यदि उन्हें अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता में अंतिम स्थान न मिले। जिनके केवल 2 अच्छे दोस्तों में से एक होने के नाते शिनरान लियुविके को जिनको इतनी आसानी से धमकाते हुए नहीं देख सकता था। चू जिन ने म्याओ जिनरान का हाथ थपथपाते हुए धीरे से कहा, जिनरान, जल्दबाजी मत करो। म्याओ शिनरान ने तुरंत चू जिन को ऐसे देखा जैसे वह किसी बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चे को देख रही हो। क्या तुम मूर्ख हो गए हो? अगर हम प्रिंसिपल के पास नहीं जाते हैं तो क्या हमें बस यहीं बैठना चाहिए और निष्क्रिय रूप से वध होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए? चू जिन ने हल्की सी मुस्कान दी, उसकी निगाहें गहरी और लंबी थीं। कौन जीतता है और कौन हारता है, यह अभी भी अनिश्चित है। नौ पे गए शब्दों में वजन था जो दृढ़ संकल्प से गूंज रहे थे। तुरंत ही उसमें से एक प्रबल आभा फूट पड़ी। म्याओ शिनरान ने चू जिन को घूर कर देखा, थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर मूर्खतापूर्ण तरीके से सिर हिला दिया। शाम को स्कूल के बाद चू जिन, म्याओ शिनरान और मोकिंगी स्कूल के गेट की ओर जाते हुए रविवार के मिलन समारोह पर चर्चा कर रहे थे। अधिकांश समय म्याओ शिनरान और मोकिंगी चर्चा कर रहे थे, जबकि चू जिन श्रोता थे। तीनों अभी अभी स्कूल से निकले थे। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो पहले कार के दरवाजे पर झुककर धूम्रपान कर रहा था, उसने तुरंत सिगरेट का बट फेंक दिया और चू जिन के पास गया। हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप मिस चू जिन हैं? चू जिन ने उस आदमी की ओर देखा और सिर हिलाया, हाँ मैं हूँ। और आप? मैं वांग क्वी हूँ, मेरे पिता वांग जेन हैं। पिताजी ने मुझे तुम्हें लेने के लिए यहाँ भेजा है। ये कहते हुए वांग क्वी ने अपनी जेब से एक बिजनेस कार्ड निकाला और चू जिन को थमा दिया। चू जिन ने कार्ड लिया और उस पर नजर डाली। दादाजी वांग ने आखिरकार मुझ पर भरोसा करने का फैसला किया है। वांग क्यू चिंतित था, पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं और डॉक्टर परेशान हैं। मुझे मिस चू को तुरंत अपने साथ आने के लिए कहना होगा। अध्याय 57, किक आउट। चू जिन ने अपना सिर हिलाया। फिर वह वांग क्यू ई की कार में बैठने से पहले म्याओ शिनरान और मोकिंगी का अभिवादन करने के लिए मुड़ी। रास्ते में वांग क्यू ने चू जिन को वांग जेन की स्थिति के बारे में मोटे तौर पर बताया। चू जिन ने ध्यान से सुना, उसकी भौहें और अधिक कसती गईं। वांग क्यू ई के विवरण के अनुसार वांग जेन की हालत बहुत गंभीर थी और यहाँ तक कि घर पर 2 पोते पोतियों को भी तेज बुखार आने लगा था। श्रीमान वांग, दादाजी वांग कब से ऐसे हैं? वांग जेन की बात मान लेने के कारण वांग क्वी ने उस युवती को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं की। उसने गंभीर भाव से कहा, 1 दिन से ज्यादा हो गया है। उसकी चेतना पहले से ही कुछ धुंधली हो गई है। मेरे पिता की चेतना जाने से पहले उन्होंने बार बार मुझे तुम्हें ढूंढने का जिम्मा सौंपा था। पूरी कहानी और वांग परिवार के मुखिया के लक्षणों को समझने के बाद
चू जिन ने अपना बैग खोला और कुछ कागज और एक पेन निकाला। एक हाथ से कलम पकड़े और दूसरे हाथ से कागज को दबाते हुए वह थोड़ा नीचे देखते हुए उस पर कुछ लिख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और केंद्रित दोनों थी, यहाँ तक कि कार के हिलने से भी उसे जरा भी परेशानी नहीं हुई। जब वांग क्यूई आखिरी अक्षर पूरा कर रही थी तो उसने उस पर नजर डाली। अंकल वांग, हमारे पास शायद पर्याप्त समय नहीं है। कृपया पहले इन वस्तुओं को तैयार करने में मेरी मदद करें। कलम नीचे, निगाह ऊपर। उसने लेखन से भरा कागज का टुकड़ा वांग क्यू के हाथ में थमा दिया। वांग क्यू ने काले और सफ़ेद धारीदार कागज को लिया, क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतनी सुंदर लिखावट एक युवा लड़की से आ सकती है, खासकर इतनी जर्जर गाड़ी के अंदर। स्ट्रोक परिष्कृत थे, बारीकियां सूक्ष्म, सुंदर और फिर भी एक ऊर्जावान भावना से ओतप्रोत थीं। दशकों के अभ्यास के बिना ऐसी लिखावट बनाना संभव नहीं था। मिस चू, ये कौन है? चू जिन ने अपना बैग ठीक किया। मेरे पूर्वज पीढ़ियों से पारंपरिक चीनी चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक रहे हैं। ये सभी हर्बल औषधियां हैं। वांग क्वी की आंखें फड़क उठीं। सुनहरी सुई, सिनबर, पीला कागज, मुर्गे का खून, चिपचिपा चावल, बैल के आंसू, क्या इन्हें भी दवा माना जा सकता है? अपनी शंकाओं के बावजूद वांग क्यू ने फिर भी सिर हिलाया। निश्चिंत रहें मिस चू, मैंने इसे नियंत्रण में कर लिया है। उन्होंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, एक फ़ोटो खींची और उसे अपने अधीनस्थों को तैयार रहने के लिए भेज दिया। ड्राइवर ने तेजी से गाड़ी चलाई और कुछ ही समय में वे अपने गंतव्य पर पहुंच गए। वांग परिवार का निवास झाओ परिवार के निवास से बहुत नज़दीक था, लगभग 15 मिनट की यात्रा। चू जिन कार से उतरा और आंखें तिरछी करके उस ओर देखने लगा। यह एक भव्य प्राचीन हवेली थी जिसके आगे 2 पत्थर के शेर पहरा दे रहे थे, प्रभावशाली और विस्मयकारी, दक्षिण की ओर मुख करके और पीठ उत्तर की ओर, उत्कृष्ट फेंगशुई का दावा करते हुए। हालांकि छत के ऊपर उदास बादलों की एक परत छाई हुई थी जिसे आम लोगों की नंगी आंखें नहीं देख सकती थीं। बादलों के बीच गड़गड़ाहट हो रही थी और बीच बीच में आसमान में बिजली चमक रही थी, जो बेहद अशुभ लग रही थी। इसके अलावा वह चौड़ा खुला द्वार, चाहे कोई उसे किसी भी दृष्टि से देखे, एक क्रूर पशु के खुले मुंह जैसा प्रतीत होता था, जो अंधकार में और अथाह था, जिसे देखकर रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती थी। वांग क्यूई चू जिन को सीधे विला की ओर ले गया। मिस चू, कृपया मेरे पीछे इस तरफ आएं। चू जिन ने अपने विचारों को वापस लिया, ध्यान केंद्रित किया और वांग क्यूई के पीछे पीछे चली, लिविंग रूम से होते हुए दूसरी मंजिल तक गई और अंततः वांग जेन के कमरे में पहुंची। चाचा वांग, क्या आपने वो सब तैयार कर लिया है जो मैंने आपसे कहा था? चू जिन ने चलते हुए पूछा। वांग क्यू ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। ये जल्द ही तैयार हो जाना चाहिए, मेरे अधीनस्थ से तुरंत भेज देंगे। दरवाज़ा धक्का देकर खोला गया। वांग जेन अंदर नक्काशीदार लकड़ी के बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें कसकर बंद थीं, उसका रंग पीला था, जीवन के बहुत कम लक्षण दिख रहे थे। बिस्तर के पास 2 मध्यम आयु वर्ग के लोग खड़े थे, एक पुरुष और एक महिला, उनकी आंखें हल्की लाल थीं। बड़े भाई, दूसरी बहन, वांग क्यू ने अंदर मौजूद 2 व्यक्तियों का अभिवादन किया। वे 2 लोग थे, वांग जेन के सबसे बड़े बेटे वांग ये और दूसरी बेटी वांग दान, तथा वांग क्यूई परिवार में तीसरे स्थान पर थे। वांग क्यूई के साथ अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद वांग ये ने अपनी नज़र चू जिन की ओर घुमाई। बड़े भाई, दूसरी बहन, यह मिस चू हैं, वह विशेषज्ञ जिसका मेरे पिता ने उल्लेख किया था। वांग क्यू ने चू जिन को अपने भाई बहनों से मिलवाने की पहल की। वांग ये मुस्कुराया और चू जिन की ओर सिर हिलाया। वांग दान की प्रतिक्रिया बहुत अधिक मजबूत थी। उसने वांग क्यूई को देखा और गुस्से से कहा, क्यूई, पिताजी भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन आप भी इतने उलझन में कैसे हो सकते हैं? इस समय न केवल आप पिताजी के साथ बात करने में अधिक समय बिताते हैं, बल्कि आप हमारे घर में एक संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति को भी लाते हैं। वांग क्यू ने तुरंत चू जिन को एक क्षमाप्रार्थी मुस्कान दी। मिस चू, उसकी परवाह मत करो, मेरी बहन भी ऐसी ही है, लेकिन उसके इरादे बुरे नहीं हैं। बोलते हुए वह वांग दान की ओर कुछ कदम बढ़ा और फुसफुसाया, दूसरी बहन, अपनी बातों पर ध्यान देना, वह अभी भी एक छोटी लड़की है। वांग डैन ने व्यंग्यात्मक ढंग से उपहास किया। चू जिन की ओर देखते हुए उसने अपनी आवाज़ कम कर दी और कहा, मैं वास्तव में नहीं जानती कि पिताजी क्या सोच रहे हैं। अपनी लाइलाज बीमारी, जिसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते, को एक छोटी लड़की की भूत की कहानियों के हवाले कर रहे हैं। तभी एक नौकर लकड़ी का बक्सा पकड़े हुए अंदर आया। चू जिन ने उस पर नज़र डाली और नौकर से कहा, इसे मुझे दे दो। नौकर ने सहजता से वांग क्यू की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। वांग जेन की पीड़ा देखकर वांग ये ने सुझाव दिया, क्यों न हम पिताजी को अस्पताल ले जाएं? देखें कि क्या डॉक्टर कोई और उपाय आजमा सकते हैं। चू जिन ने लकड़ी का बक्सा लिया और उदासीनता से कहा, अस्पताल जाना बेकार है, दादा वांग की बीमारी केवल मेरे द्वारा ही ठीक की जा सकती है। उसका स्वर हल्का था, लेकिन दूसरों के कानों को वह अत्यंत अहंकारी लग रहा था।
वांग दान के चेहरे पर गुस्सा गहरा गया और उसने चू जिन को घूरते हुए सख्ती से कहा, छोटी बच्ची, यह मत सोचो कि मेरे पिताजी ने तुम्हारी कुछ बार प्रशंसा की है, इसलिए तुम हमारे घर में जो चाहो कर सकती हो। तुम्हें अपनी कीमत पर विचार करना चाहिए। वांग ये वहीं खड़ा रहा, उसकी नज़रें चू जिन और वांग दान के बीच घूम रही थीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दूसरी बहन वांग क्यूई अब और नहीं सुन सका और उसने वांग दान से कठोर स्वर में कहा, मिस चू एक अतिथि हैं जिन्हें मैंने आमंत्रित किया है। कृपया अपने शब्दों का ध्यान रखें। चू जिन नाराज नहीं थी, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन बनी रही जब वह लकड़ी का बक्सा लेकर वांग दान के पास से होते हुए बिस्तर की ओर बढ़ रही थी। वांग दान ने चू जिन को उसे अनदेखा करने का साहस करते देखा तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। यहाँ तक कि राजधानी के उपमहापौर को भी उसके प्रति विनम्र होना पड़ा। ये छोटी बच्ची अपने आप को क्या समझती थी कि वांग डैन ने वांग की को घूरते हुए कहा, कृपया इस अनजान जंगली लड़की से तुरंत छुटकारा पालो। अगर पिताजी को कुछ हो गया तो जिम्मेदारी कौन लेगा। चू जिन बिस्तर के सामने आधे घुटनों के बल बैठ गई और अपना हाथ वांग जेन की कलाई पर रख दिया। उसकी आंखों में एक ठंडी उदासीनता भरी हुई थी। मैडम सुन, मुझे दादाजी वांग ने यहाँ आमंत्रित किया था और उनके अलावा किसी को भी मुझे बाहर निकालने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा केवल मैं ही उनकी बीमारी का इलाज कर सकती हूँ। इसलिए आइए दादाजी वांग के जागने तक प्रतीक्षा करें और फिर चर्चा करें। मैडम सुन, कृपया गरिमा के साथ व्यवहार करें। अध्याय 58। चू जिन ने विशेष रूप से लेडी सन शब्द पर जोर दिया। आखिर वांग दान तो पहले से ही अपने परिवार से ब्याही हुई बेटी थी। उसके बड़े भाई और छोटे भाई को कोई आपत्ति नहीं थी, फिर भी वह यहाँ एक विवाहित बेटी हुक्म चला रही थी और चिल्ला चिल्लाकर आदेश दे रही थी, जो वाकई कुछ हद तक अनुचित था। जो लोग इस स्थिति से अनभिज्ञ हैं वे सोच सकते हैं कि वांग दान ही वांग परिवार का मुखिया था। चू जिन के ये शब्द सचमुच दिल को छूने वाले थे। वांग दान का रंग तेजी से हरे से सफ़ेद में बदल गया। बड़े भाई वांग दान ने वांग ये की ओर देखा और अपनी आवाज़ ऊंची की, क्या आपको भी लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा दखल दे रहा हूँ। वांग ये ने आह भरते हुए कहा, मिस चू को कोशिश करने दीजिए। वांग दान ने अपने होंठ काट लिए, फिर कुछ नहीं बोला और चू जिन को घूरने लगा। कितनी घटिया औरत है, इतनी जवान होते हुए भी इतनी षड्यंत्रकारी। उसने अपने और वांग परिवार के बीच फूट डालने की भी हिम्मत की। चू जिन ने लकड़ी का बक्सा खोला, एक्यूपंक्चर बैग से गोल्डन सुई निकाली और वांग जेन के शरीर पर प्रमुख बिंदुओं पर छेद करना शुरू कर दिया। उनकी तकनीक बहुत कुशल थी और सुई चुभाने की पूरी प्रक्रिया बहुत आसानी से हो गई और दूर से देखने पर यह आंखों को भी अच्छी लग रही थी। इसी समय कमरे का दरवाजा खोला गया और एक युवा लड़की अंदर आई। चू जिन, तुम निकम्मे कूड़े के ढेर मेरे दादाजी के साथ क्या कर रहे हो। चू जिन को वांग जेन को सुनहरी सुइयों से छेदते देख लड़की ने गुस्से में जोर से डांटा। आखिरी सुई खत्म करने के बाद चू जिन ने लड़की की ओर देखा और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मिस मान्याओ, मुझे विश्वास है कि आप ठीक होंगी। वांग दान ने उपहास के भाव से कहा, मान्यो ध्यान से बोलो। ये वही सम्मानित सन्यासी है जिसे तुम्हारे चाचा ने विशेष रूप से तुम्हारे दादाजी के इलाज के लिए आमंत्रित किया है। यद्यपि उसने मौखिक रूप से मान्याओं को संबोधित किया, लेकिन उसकी निगाहें चू जिन पर टिकी हुई थीं और उसकी आंखों में स्पष्ट घृणा थी। एक महान गुरु, मान्याओं ने हल्के से कहा। माँ, क्या मैं सही सुन रही हूँ। उसने जांच की थी। चू जिन एक दयनीय निकम्मा इंसान था जो दूसरों की दया पर जी रहा था और एक नामी निकम्मा इंसान भी था। उसे यह सोचकर भी गुस्सा आ गया कि उसे एक निकम्मे व्यक्ति ने थप्पड़ मारा है। चू जिन क्या था, लेकिन कचरा, आज वह इस अहंकारी को पूरी तरह से सबक सिखाएगी। उस दिन की शिकायत का निपटारा। मान्यो, वांग ये ने मान्यो को देखा और चेतावनी दी, हल्ला मत करो। मिस चू सचमुच वही गुरु हैं जिन्हें तुम्हारे दादाजी ने आमंत्रित किया था। वह कैसी मालकिन है। मान्याओं ने वांग क्वी की ओर देखा और ऊंची आवाज में बोली, बड़े चाचा, क्या ये चू परिवार की मशहूर मिस चू हैं जिन्हें आपने दादाजी का इलाज करने के लिए तुरंत बुलाया है। क्या आप उनकी मौत जल्दी करवाना चाहते हैं। हाँ, वांग दान ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, तो आप राजधानी शहर की प्रसिद्ध मिस चू हैं। मैंने आपकी प्रतिष्ठा के बारे में बहुत समय से सुना है। चू परिवार की मिस चू। इन शब्दों पर वांग ये का चेहरा अचानक बदल गया। राजधानी शहर में कौन नहीं जानता था कि चू परिवार की मिस चू कौन थी। वांग जेन के इलाज के लिए एक जाने माने निकम्मे व्यक्ति को आमंत्रित करना, क्या यह एक तमाशा नहीं था। वांग ये ने वांग क्यू की ओर मुड़कर गंभीर स्वर में पूछा, तीसरे भाई, क्या हो रहा है। वांग क्यूई के चेहरे पर मासूमियत थी जब उसने अपना मुंह खोला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी पता चला हो कि यह मिस चू ही चू परिवार की मिस चू थी। मिस चू, वांग क्यू ने एक बड़े बेटे का अधिकार जताते हुए गुस्से से चू जिन को घूरते हुए कहा, कृपया अपने आप को समझाएं। चू जिन ने उसकी बात अनसुनी कर दी, पास में रखे लकड़ी के बक्से को खोला और नौकर से कहा, कृपया आधा कप कुएं का पानी ले आओ। नौकर ने कुछ कठिनाई में वांग क्वी की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया और फुसफुसाया, आगे बढ़ो। ये देखकर कि चू जिन वास्तव में उसे अनदेखा कर रहा था, वांग ये की अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हो गई।
बड़े भाई, नाराज मत होइए। वांग क्यूई आगे बढ़ा और वांग ये के कंधे पर थपथपाते हुए शांति से बोला, शायद मिस चू के पास वाकई कोई रास्ता है। मुझे पिताजी के फैसले पर पूरा भरोसा है। मैंने सुना है कि चू परिवार के पूर्वज मूल रूप से पारंपरिक चीनी चिकित्सा पृष्ठभूमि से थे, और अगर आप 3 पीढ़ियों पीछे जाएं तो एक शाही चिकित्सक भी थे। तो चलिए इस बार मिस चू पर भरोसा करते हैं। आखिरकार पिताजी भी यही चाहते थे। वांग ये ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं और चून की बात इस बिंदु पर आ गई थी, इसलिए उसके पास अब और आपत्ति करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार ये वास्तव में वह व्यक्ति था जिसे वांग जेन ने आमंत्रित किया था। चाचा, सुन मान्याओं ने कुछ हिचकिचाहट के साथ वांग क्यूई की ओर देखा। ये दादाजी के जीवन और मृत्यु से संबंधित है। आप एक अयोग्य मूर्ख को कैसे खिलवाड़ करने दे सकते हैं? माँ, सुन मान्याओं ने वांग दान की आस्तीन पकड़ ली। कृपया चाचा और छोटे चाचा को भी मना लीजिए। चाचा का पूरा परिवार पागल हो गया होगा, क्योंकि वे अपनी भतीजी की बजाय एक निकम्मे व्यक्ति की बात पर विश्वास करना पसंद कर रहे थे। इस बर्बादी में क्या अच्छा था? न केवल जो विहन को गोल गोल घुमाना, बल्कि ऐसे चतुर चाचा के परिवार को भी मूर्ख बनाना। वांग दान ने भी सुन मान्याओं के शब्दों को दोहराया और चू जिन को कुछ वाक्यों में ताना मारा और उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने सोचा था कि चू जिन की कुछ प्रतिक्रिया होगी। दुर्भाग्य से चू जिन ने उनकी ओर देखा तक नहीं। उसकी अभिव्यक्ति बहुत ठंडी और गंभीर थी। उसके नाजुक हाथों में बोतलें और जार ऐसी खनकती थीं मानो वह कोई दवा बना रही हो। ऐसा कहा जाता है कि लोग तब सबसे अधिक आकर्षक लगते हैं जब वे किसी काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस समय ये कहावत चू जिन के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती। उसकी आंखें तारों सी थीं, उसकी त्वचा बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद थी, उसके होंठ खून जैसे लाल थे। रोशनी में उसका जैद जैसा चेहरा इतना मनमोहक था कि उससे नजरें हटाना लगभग नामुमकिन था। वह थोड़ा आगे की ओर झुकी हुई थी और कभी कभी काले बालों की लंटें उसके बर्फ जैसे गालों पर छू जाती थीं। सफ़ेद और काले रंग का विरोधाभास इतना लुभावना था कि वह अद्भुत रूप से सुंदर लग रहा था। सन मान्याओं ने हताशा में अपने दांत भींच लिए। एक बेकार व्यक्ति को इतनी सुंदर त्वचा प्रदान करना स्वर्ग का कितना अन्याय है। ये सोचकर कि उसकी अपनी त्वचा, जिसका वह प्रतिदिन बहुत ख्याल रखती थी, एक बेकार व्यक्ति की त्वचा से भी तुलना नहीं की जा सकती, सुन मान्याओं को घृणा की भावना से भर दिया, मानो उसने एक मक्खी निगल ली हो। निम्नलिखित शब्द सुनने में और भी कम सुखद थे। चू जिन, कौन नहीं जानता कि तुम एक मनहूस पैदा हुए थे, न सिर्फ अपनी माँ को वानस्पतिक अवस्था में पहुंचाने वाले, बल्कि सीधे अपने पिता की मौत का कारण भी। अब क्या तुम मेरे दादाजी पर भी आफत लाना चाहते हो? तुम हत्यारे, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। सुन मान्याओं के शब्द और अधिक असहनीय होते गए। ये सचमुच एक बर्बादी है जिसे बिना शिष्टाचार के पाला गया है। चू जिन ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकुड़ीं। उसने तैयार दवा को मेज पर रख दिया, लकड़ी के बक्से में हाथ डाला और एक खंजर निकाला। प्रकाश में खंजर की धार ठंडी तेज रोशनी से चमक रही थी। वांग क्यूई की भौहें तन गईं। हुश ध्वनि गई। आंदोलन इतना तेज था कि किसी को भी पता नहीं चला कि क्या हुआ। चू जिन एक पल में सुन मान्याओं के सामने प्रकट हुआ। एक हाथ से उसने सुन मान्याओं की ठोड़ी को चुटकी से दबाया और दूसरे हाथ से उसने खंजर से सुन मान्याओं के चेहरे पर धीरे से थपथपाया। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। बकवास करते रहो और देखो मैं तुम्हारी जीभ काट लेती हूं या नहीं। उसकी निगाहें खून से लथपथ थीं। उसके होठों पर मुस्कुराहट और भी अधिक भयावह लग रही थी, चाहे कोई उसे किसी भी नज़र से देखे। कमरे के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। कमरे में सभी की निगाहें चू जिन पर केंद्रित थीं। अध्याय 59 क्षमायाचना। लगभग सभी लोग स्तब्ध रह गए। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि कहानी इस तरह मोड़ लेगी। न ही उन्होंने यह उम्मीद की थी कि इतनी नम्र और नाजुक दिखने वाली लड़की में इतनी पहल करने की क्षमता होगी। ये स्पष्ट नहीं था कि सुन मान्याओं के किस शब्द ने उसे परेशान किया था। आखिरकार वह सुन मान्याओं के पिछले बयानों के प्रति उदासीन रही थीं। बेकार बेकार, तुम्हारी हिम्मत। सुन मान्याओं का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसमें आत्मविश्वास की कमी साफ दिखाई दे रही थी। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगी? चू जिन के होंठ थोड़े मुड़े हुए थे। उसकी मुस्कान का कोण थोड़ा तीखा था। कॉफ़ी शॉप में पहले भी चू जिन के तरीकों का अनुभव होने के कारण अब सभी जानते थे कि वह मजाक नहीं कर रही थी। भयभीत होकर सुन मान्याओं का पूरा शरीर कांपने लगा। जैसे ही उसने अपनी विनती भरी निगाहें वांग दान की ओर घुमाई। माँ, मुझे बचाओ, जल्दी से इस कुतिया को गिरफ्तार करो। वांग दान ने ध्यान से देखा और चू जिन को घूरते हुए कहा, मिस चू, आप क्या सोच रही हैं? हमारे मान्याओं को अभी जाने दीजिए। उसे शिष्टाचार सिखाते हुए क्या तुम देख नहीं सकते? चू जिन ने वांग दान की ओर अपनी नज़रें उठाईं और उदासीनता से कहा, चून की सूर्य परिवार से कोई भी उसे व्यवहार करना नहीं सिखा रहा है, इसलिए लगता है मुझे ही यह करना होगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी दृष्टि सुन मान्याओं की ओर घुमाई और हल्के से कहा, आप क्षमा करें। उनका स्वर शांत था, लेकिन उसमें निर्विवाद रूप से निवारक शक्ति थी। दिन के उजाले में तुम चाकू चलाने और हिंसा करने की हिम्मत करते हो, क्या तुम्हें पता है कि यह गैरकानूनी है?
वांग दान ने क्रोध से कांपते हुए चू जिन की ओर इशारा किया। अपनी बेटी को उसकी नाक के नीचे चाकू दिखाकर धमकाने की हिम्मत। वह सूर्य परिवार की सम्मानित कुलमाता थी, उन्हें ऐसा अपमान कब सहना पड़ा था। वांग दान ने बगल में खड़े एक नौकर को निर्देश दिया, पुलिस को बुलाओ, उन्हें अभी बुलाओ। विशाल कमरा कब्र की तरह शांत हो गया और नौकरों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन किसी ने भी आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। परिवार के मुखिया के बिना कौन सचमुच पुलिस को बुलाने का साहस करेगा। बड़े भाई क्यूई, वांग दान ने वांग ये और वांग क्यूई की ओर नज़र घुमाए और गुस्से से कहा, मान्यो आपकी भतीजी है, क्या आप सचमुच इस बाहरी व्यक्ति को उसे परेशान करने देंगे? अगर आज मान्याओं को कुछ हो गया तो मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। वांग ये ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चू जिन को सोच समझ कर देखा। चू परिवार की यह मिस चू अफवाहों से काफ़ी अलग थी। ये दो अलग अलग लोगों की तुलना करने जैसा था। सच कहें तो उनकी भतीजी बचपन से ही बिगड़ी हुई थी, हमेशा बिना रोक टोक के अपनी बात कहती थी, और अब समय आ गया था कि उसे कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़े। अपने अहंकारी और स्वच्छंद व्यवहार के कारण ऐसा व्यवहार करते हुए मानो वह अन्य सभी से श्रेष्ठ है। ये केवल समय की बात थी कि वह परेशानी उत्पन्न कर दे। ये राजधानी शहर है, कोई छोटा मोटा इलाका नहीं। कुछ लोग सूर्य परिवार से भी अधिक शक्तिशाली और उच्च स्थिति वाले हैं, और यदि किसी दिन उसने किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को नाराज कर दिया तो कोई भी उसे बचा नहीं सकेगा। इसके अलावा चू जिन ने वास्तव में सुन मान्याओं के साथ कुछ भी नहीं किया था, वह केवल माफ़ी मांग रही थी। मनुष्य होने के नाते हम सभी को तर्कसंगत ढंग से बात करने की आवश्यकता है। मूलतः यह मामला सुन मान्याओं की गलती थी, उसे अपने शब्दों और कार्यों के लिए कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अन्यथा वह कभी बड़ी नहीं हो पाती और कभी सही गलत में अंतर करना नहीं सीख पाती। वांग क्यू वांग दान के पास गया और ऐसी आवाज़ में फुसफुसाया जिसे केवल वे दोनों ही सुन सके, दूसरी बहन, शांत हो जाओ। मिस चू का कोई बुरा इरादा नहीं था, ये पूरा मामला मान्याओं की गलती है। मान्याओं ने जो अश्लील शब्द इस्तेमाल किए हैं, मिस चू की तो बात ही छोड़िए, मैं एक आदमी भी उन्हें सुन नहीं सकता। लड़की को अपने गुस्से पर काबू रखने की ज़रूरत है, आप उसे इस तरह बिगाड़ नहीं सकते। बोलने के बाद उसने अपनी आवाज़ और धीमी कर ली, मान्यो आखिरकार एक प्रतिष्ठित परिवार की महिला है। अगर इस बात को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया तो यह न सिर्फ उसके लिए बुरा होगा, बल्कि सन परिवार की प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। गुस्से से लाल वांग दान को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार सन परिवार सदियों से राजधानी शहर में एक प्रतिष्ठित परिवार था, जो अपनी प्रतिष्ठा को लेकर बहुत चिंतित था। यदि यह बात सूर्य परिवार के वृद्ध मुखिया के कानों तक पहुंच गई तो मान्याओं को बहुत नुकसान होगा। हालांकि वांग दान अनिच्छुक था, लेकिन उसके पास अपना गुस्सा निगलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये देखकर कि सुन मान्याओं का बोलने का कोई इरादा नहीं है, चू जिन ने अपने हाथ में दबाव बढ़ाया और दोहराया, माफ़ी मांगो। अन्यथा उसका स्पष्ट और उदासीन चेहरा स्पष्ट रूप से भारी दबाव को व्यक्त कर रहा था। क्षमा मांगना, ये तो हो ही नहीं रहा। सुन मान्याओं हमेशा से ही गर्वित रही हैं और एक प्रतिष्ठित परिवार से थी, वह कैसे किसी ऐसे व्यक्ति से माफ़ी मांग सकती हैं जो इतना नीचे गिरा हुआ है। ये तो कीमत में बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। अगर बात बाहर आ गई तो वह अपनी इज्जत कैसे बचा पाएगी। हालांकि वह अंदर से बहुत डरी हुई थी, फिर भी सुन मान्याओं ने अपनी गर्दन कड़ी करके कहा, मैं सुन परिवार की सम्मानित युवा मालकिन, मैं आपसे कैसे माफ़ी मांग सकती हूँ, यह एक बर्बादी है, ये तो सभी जानते हैं। क्या आप इसके लायक हैं? मुझे तुरंत रिहा कर दीजिए, वरना जब मेरे पिता आएंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगी। चू जिन की पकड़ सुन मान्याओं की थोड़ी पर मजबूत हो गई। खंजर उसके गाल पर इस तरह दबा हुआ था मानो वह किसी भी क्षण उसकी नाजुक त्वचा को भेद देगा। सुन मान्याओं बहुत डर गई, उसकी आंखों से तुरंत पानी की एक परत बह गई। वांग दान क्रोधित और व्यथित दोनों थी। उसने पास में रखा एक फूलदान उठाया और उसे चू जिन की ओर फेंक दिया। चू जिन ने सुन मान्याओं की बांह पकड़ ली और तेजी से भाग निकला। आने वाले फूलदान से आसानी से बचना। एक धमाके के साथ फूलदान जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। चू जिन ने जमीन पर पड़े टुकड़ों को देखा, उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, उसकी आवाज़ ठंडी थी, माफ़ी मांगो। फिर चाकू के हैंडल को दबाते ही पीले गाल से लाल रक्त की एक बूंद निकली। सफ़ेद और लाल रंग का मिश्रण आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट था। सुन मान्याओं को एक स्पष्ट चुभन महसूस हुई, भय उसके पूरे शरीर में फैल गया। वह सचमुच डर गई थी। उसे डर था कि चू जिन उस चेहरे को बर्बाद कर देगा जिसे बनाए रखने के लिए उसने बहुत सावधानी बरती थी। अपनी इज्जत बचाने की तुलना में उसका अपना चेहरा अधिक महत्वपूर्ण था। हाँ हाँ, मुझे माफ़ करना, सुन मान्याओं ने कांपती आवाज़ में कहा। तभी एक नौकर आधा कप कुएं का पानी लेकर आया। अपने सामने का दृश्य देखकर वे दंग रह गए। चू जिन ने अपनी नज़रें फेर लीं, उनका स्वर कुछ ठंडा था। मिस सुन, भविष्य में एक अच्छा इंसान बनना याद रखना और अपने मुंह पर नियंत्रण रखना। ऐसा करते हुए उसने अपने बाएं हाथ से सुन मान्याओं की थोड़ी छोड़ दी और अपने दाहिने हाथ से खंजर को हवा में उछाल दिया।
खंजर तेजी से सीधी रेखा में नीचे की ओर जमीन पर गिरा और उसके साथ ठंडी हवा का झोंका आया। चू जिन ने बेपरवाही से नौकर के हाथ से आधा कप कुएं का पानी लिया, फिर बिना पीछे देखे 2 उंगलियां बढ़ाकर आसानी से गिरते हुए खंजर को पकड़ लिया। वहां उपस्थित सभी लोग अचानक हौंफने लगे। उन्होंने एक दूसरे की आंखों में गहरा आतंक देखकर एक दूसरे को देखा। विशेषकर सुन मान्याओं, जो इतनी भयभीत थी कि उसके पैर कमजोर हो गए थे। खंजर उसके सिर से केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर था। यदि चूजिन कुछ सेकंड बाद होता तो मान्याओं को परिणामों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं होती। सुन मान्याओं ने खुद को वांग दान की बाहों में फेंक दिया और रोते हुए कहा, माँ, मेरा चेहरा, उसने अभी अभी मेरे चेहरे पर वार किया है, इससे बहुत दर्द हो रहा है, आपको मेरे लिए न्याय मांगना होगा। वांग दान भी डर गया था। जल्दी से सुन मान्याओं के चेहरे को सहलाते हुए उत्सुकता से कहा, माँ को देखने दो, मुझे देखने दो। वांग ये और वांग क्यूई भी घबराहट से सुन मान्याओं के चेहरे की ओर देखने लगे। यद्यपि गलती सुन मान्याओं की थी, लेकिन एक लड़की के रूप में उसके चेहरे पर कोई भी दाग उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। अगर चू जिन ने आज सचमुच सुन मान्याओं के चेहरे पर वार किया होता तो भले ही वांग जेन जाग जाती, वह उसकी रक्षा नहीं कर पाता। परंतु फिर रोशनी में आंसुओं के दागों के अलावा सुन मान्याओं के बारिश में भीगे चेहरे पर एक भी निशान नहीं था। चू जिन के मुंह के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बिस्तर की ओर चलते हुए उसने कहा, चाचा वांग, पीछे ही रहो, बाकी सब लोग कृपया चले जाओ। अध्याय 60 गू जहर। पिछला वाक्य वांग क्यू को संबोधित था और अगला वाक्य कमरे में मौजूद अन्य लोगों को संबोधित था। जैसे कि उनके मन में कोई संदेह न हो, कमरे में मौजूद लोग, जिनमें वांग ये और वांग दान भी शामिल थे, मुड़कर चले गए। उसने बड़ी आसानी से स्थिति पर नियंत्रण कर लिया था। कुछ ही देर में कमरे में मौजूद बाकी सभी लोग बाहर चले गए। वांग क्यू चू जिन के पीछे बिस्तर के पास गया। उन्होंने देखा कि वांग जेन के शरीर में पहले डाली गई सुनहरी सुइयां अपनी चमक खो चुकी थीं और चमकदार सोने से काले रंग में बदल गई थीं। वांग जेन के होंठ, जो अपेक्षाकृत सामान्य थे, अब काले हो गए थे और उसका पीला चेहरा पूरी तरह से जीवनहीन हो गया था, मानो वह किसी भी क्षण मर सकता है। वांग क्यूई के चेहरे का रंग बदल गया और उसकी आवाज लगभग रुंध गई, मिस चू, मेरे पिता। चिंता मत करो, चू जिन ने बेडसाइड टेबल पर एक कप रखते हुए कहा और समझाया, सुई लगने के बाद यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। इसका मतलब है कि दादाजी वांग के शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलने लगे हैं। विषाक्त पदार्थ। वांग क्वी को कुछ महत्वपूर्ण बात समझ में आ गई। क्या मिस चू का मतलब यह है कि मेरे पिता को जहर दिया गया है? चू जिन ने सिर हिलाया, हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये गू जहर होना चाहिए। वांग क्यूई इतना सदमे में था कि वह काफी देर तक बोल नहीं सका। यद्यपि वांग परिवार कैपिटल सिटी के 4 महान परिवारों में से एक था, फिर भी वे अपने कार्यों में बहुत संयमित थे और अच्छे कार्य करने पर जोर देते थे तथा हर महीने अनाथालयों को नियमित रूप से दान देते थे। उन्होंने कई गरीब कॉलेज छात्रों को भी प्रायोजित किया और उनकी शिक्षा सफलतापूर्वक पूरी करने में मदद की। वांग परिवार का कैपिटल सिटी में कोई ज्ञात शत्रु नहीं था। वांग क्यूई वास्तव में कल्पना नहीं कर सकता था कि वांग जेन को कौन निशाना बनाएगा। चू जिन बिस्तर के पास बैठ गई। उसका हाथ वांग जेन की नाड़ी पर था और कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने एक खंजर उठाया और वांग जेन के हाथ की हथेली पर तिरछा वार कर दिया। वांग जेन की हथेली में हुए घाव से तुरंत ही चमकीला लाल रक्त रिसने लगा। चू जिन ने आधा कप कुएं का पानी उठाया और खून को पकड़ लिया। चमकदार लाल बूंदें एक एक करके कप में गिरीं। जब रक्त की बूंदें कुएं के पानी से छू गईं तो वे आपस में नहीं मिलीं, बल्कि बूंदों का आकार बरकरार रखा। 1 बूंद, 2 बूंद, इस तरह। ये दृश्य देखकर वांग क्वी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। चू जिन के चेहरे पर तनाव गहरा गया। वांग जेन की हालत उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर थी। इस समय गू कृमियों ने उसके आंतरिक अंगों पर आक्रमण कर दिया था, जिससे उसके अंगों में गंभीर खराबी आ गई थी और उसका रक्त जम गया था, जिससे उसका संचार ठीक से नहीं हो पा रहा था। चू जिन ने कप को एक तरफ रख दिया, खड़े हो गए और लकड़ी के बक्से से एक नीली चीनी मिट्टी की बोतल निकाली। उसने बोतल से कुछ पारदर्शी तरल कप में डाला। इसमें लगभग 1 सेकंड का समय लगा। कप से गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकलने लगा और कुएं के पानी में तैरती हुई रक्त की बूंदें मानो जीवित हो उठीं। पानी में वे संघर्ष करते रहे, मुड़ते रहे। ये ज़्यादा समय नहीं था। जैसे ही सफ़ेद धुआं छटा, खून की बूंदों का संघर्ष बंद हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो। हालांकि यह अभी खत्म नहीं हुआ था। उन स्थिर रक्त की बूंदों से छोटे छोटे लाल कीड़े बाहर निकलने लगे। छोटे छोटे लाल कीड़े कप में दर्द से ऐंठ रहे थे, मानो वे किसी भी क्षण कांच को तोड़ सकते हों। वांग क्यूई डर के मारे कई बार पीछे हट गया। ये क्या है? चू जिन ने वांग क्यूई की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी। ये दादाजी वांग के अंदर चिपके हुए गू कीड़े हैं, आत्मा खाने वाले कीड़े। तुम्हारा मतलब है ये कीड़े मेरे पिताजी के शरीर के अंदर रह रहे थे? वांग की को चौंक कर अपनी आवाज निकालने में काफी समय लगा। चू जिन ने सिर हिलाया। हाँ, ऐसा लगता है कि ये गू कीड़े कुछ समय से दादाजी वांग के शरीर के अंदर छिपे हुए हैं।
अपने पिता के शरीर के अंदर छिपे उन घृणित कीड़ों के विचार से वांग क्वी की रूह कांप उठी। कारण की पहचान करने के बाद चू जिन ने जल्दी से वांग जेन के शरीर से स्वर्ण सुइयां हटा दी। उसने लकड़ी के बक्से से तैयार मलहम निकाला और फिर एक्यूपंक्चर बैग से कई नई गोल्डन सुइयां निकालीं। गोल्डन नीडल्स को काले मरहम में डुबोया गया था। चू जिन ने प्रत्येक हाथ में 3 स्वर्ण सुइयां पकड़ी और उन्हें तेजी से वांग जेन के शरीर के कई प्रमुख एक्यूपॉइंट्स में डाल दिया। उसकी आंखें आधी बंद थीं, उसका चेहरा गंभीर और एकाग्र था। उसकी नाक पर पसीने की बारीक बूंदें लगभग तुरंत ही उभर आईं। ऐसा प्रतीत होता है कि यह गर्मी के कारण नहीं, बल्कि शारीरिक परिश्रम के कारण हुआ था। एक्यूपंक्चर पूरा करने के बाद उसने लकड़ी के बक्से से एक गुलाबी चीनी मिट्टी की बोतल निकाली और उसमें से 2 काली गोलियां निकालीं। उसने वांग जेन का मुंह खोला और दोनों गोलियां अंदर डाल दीं। इन सभी कार्यों को पूरा करने के बाद चू जिन ने अंततः राहत की सांस ली। वांग जेन में पहले से ही उल्लेखनीय परिवर्तन आ चुका था। पहले का पीला कागज जैसा रंग धीरे धीरे रंगने लगा और उसके होठों का कालापन धीरे धीरे गायब हो गया। उसकी धीमी सांसें भी स्थिर हो गईं। एक क्षण बाद वांग जेन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और कमजोरी से पुकारा, पानी, मुझे पानी चाहिए। उसकी आवाज़ बहुत भारी थी। पिताजी, आप जाग गए हैं। वांग क्यू ने बड़ी उत्सुकता से वांग जेन की ओर देखा। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। पिताजी, आप आखिरकार जाग गए हैं। मुझे पानी चाहिए, वांग जेन ने कमजोरी से दोहराया। वांग क्यू तुरंत आगे बढ़ा, एक कप गर्म पानी लाया और वांग जेन को बैठने में मदद की। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वांग क्यू ने वांग जेन की पीठ थपथपाते हुए पूछा। पिताजी, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? पानी पीने के बाद वांग जेन का मनोबल काफी बढ़ गया। सब ठीक है, बहुत बेहतर है। वांग क्यू ने अपनी नज़र चू जिन की ओर घुमाई। उसकी आवाज़ भावुक हो गई। पिताजी, ये सब मिस चू की बदौलत है। अगर वह न होती तो आप। वांग जेन ने अपना मुंह खोला, लेकिन भावुक शब्दों के बजाय उन्होंने एक ही वाक्य में सब कुछ बता दिया। मिस चू, धन्यवाद। वांग जेन उसकी हालत से अच्छी तरह वाकिफ था। अगर आज चू जिन न होता तो शायद उसकी मौत हो जाती। चाहे जो भी हो, ये चू जिन ही था जिसने उसे जीवन में एक नया रास्ता दिया। वांग परिवार उसकी सभी ज़रूरतें पूरी करता था। उसी समय सिस्टम से चू जिन के दिमाग में एक सूचना आई, डिंग। 10% विश्वास मूल्य प्राप्त हुआ। विश्वास मूल्य के एक अंश को प्राप्त करने के बाद चू जिन के होंठ खुशी से मुड़ गए जब उसने वांग जेन से कहा, दादाजी वांग, इतना औपचारिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। इसके अलावा पिछली बार मेरे दादाजी की जन्मदिन की पार्टी में भी आपने मेरी बहुत मदद की थी। वांग जेन ने चू जिन की ओर देखा। कोई बात नहीं मिस चू, आप मेरी महान उपकारक हैं। चू जिन ने अपने बैग से टैरो कार्ड निकाले और कहा, दादाजी वांग, समस्या की जड़ अभी तक नहीं सुलझी है। समस्या का पूरी तरह समाधान हो जाने के बाद मुझे धन्यवाद देने में देर नहीं हुई है। तुम्हारा क्या मतलब है? वांग जेन ने घबराहट से चू जिन की ओर देखा। उसकी आंखों में तत्परता थी। दादाजी वांग, आपको भू जहर दिया गया है। क्या आपने हाल ही में किसी को नाराज किया है? चू जिन थोड़ा रुका, फिर बोला, इसके अलावा इस हवेली का लेआउट किसी ने बदल दिया है। जो कभी पूरी तरह से सकारात्मक घर था, वह अब मृतकों को जिंदा करने के लिए उपयुक्त जगह बन गया है। यहाँ लंबे समय तक रहने से लगातार दुर्भाग्य आएगा, भ्रम पैदा होंगे, और न केवल यह आने वाली पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि यह जीवन के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। चू जिन की बातें सुनकर पिछले दिनों के अनुभव उसके दिमाग में किसी फिल्म के दृश्यों की तरह घूम गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।